Hello friends, I hope that you all are doing good. अब आपने हमारे 2 क्लासेस का ऑलरेडी मज़ा ले लिया होगा। अब आपके सामने मैं तीसरी क्लास के लिए हाजिर हूँ, चैप्टर नंबर 4। और इस क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डील करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए प्लीज़ आपको ये क्लास एंड तक देखनी है। क्लास को बीच में छोड़ के आपको कहीं नहीं जानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम सबसे पहले अब पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, तो आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, राइट। अब आइए कॉन्सेप्ट के रिवीजन में यहाँ पर देखिए, हमारे पास पिछली क्लास में हमने क्या किया था। तो पिछली क्लास में सर हमने केवल डिफरेंस किया था, और सेकंड नंबर पे जो मैंने टॉपिक किया था दैट टॉपिक वाज ई कॉमर्स में स्टेप क्या क्या होते हैं, ये हमने किया था। सबसे पहले ई डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस होता है ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच में डेफिनीशन में। तो सर सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे कि ट्रेडिशनल में जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज मैनुअल होता है, पेपर बेस्ड होता है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। सेकंड नंबर पे हमारा सर है लोकेशन। अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमें ये बताना है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में हम कंपटीशन का ध्यान में रखते हैं, हम बायर्स और सेलर की कन्वीनियंट को ध्यान में रख के तब वहाँ पर अपना शॉप को सेटअप करते हैं। अगर हम नेक्स्ट आते हैं ई कॉमर्स के तरफ, तो सर ई कॉमर्स में कहा जाता है कि यहाँ पर हमें हर एक डिवाइस में विजिबल होना है, हर एक जगह पर हमारी विजिबिलिटी बढ़ानी है, हर एक वर्चुअल शॉप में, मॉल में हमारी विजिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन में भी होना चाहिए, हमारा एप्पल फ़ोन में भी होना चाहिए, मतलब हमारा ऐप भी होना चाहिए, हमारा वेबसाइट भी होना चाहिए। अगला होता है सर साइज। अगर हम साइज की बात करें तो साइज में हम कहते हैं कि जब हम फिजिकल स्टोर की बात करते हैं ट्रेडिशनल की सर, तो वहाँ साइज में हमें ये देखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट का टाइप क्या है, मतलब प्रोडक्ट हैवी साइज का है या स्मॉल साइज का है, फिर उसकी संख्या कितनी है प्रोडक्ट का, उसी हिसाब से हमें जगह तय करना होगा कि हमारा शॉप कितना बड़ा होना चाहिए। फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। जो कस्टमर हमारे पास आने वाले हैं वो कस्टमर्स क्या अपने कार से आएंगे, तो उसके लिए हमें पार्किंग की भी व्यवस्था करनी होगी सर, उस जगह पर हमें स्टोर खोलना होगा। नेक्स्ट आते हैं, मतलब उस साइज का हमें स्टोर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले नंबर पे, दैट इज ई कॉमर्स में अगर हम आते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि बैंडविड्थ मैटर करेगा, वहाँ पर हमारा डेटा स्टोरेज का कैपेसिटी मैटर करेगा, वहाँ पर हमारा जो मैटर करेगा वो डेटा प्रोसेसिंग का स्पीड, सीपीयू का ये मैटर करेगा। अगर इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा होगा हमारा वेबसाइट हैंग कर जाएगा। अगर हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर मैनुअल होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगर हम सर अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी में ट्रेडिशनल कॉमर्स जो होता है लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, लॉ के द्वारा डिफाइंड टाइम होता है, उसी टाइम में आप अपना शॉप ओपन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 24/7/365 डेज पे अवेलेबिलिटी होगा। अगर हम नेचर ऑफ प्रोसेसिंग की बात करें तो नेचर ऑफ प्रोसेसिंग सर यहाँ पर गुड्स को आप फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आप गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते ई कॉमर्स के अंदर। अगर हम कस्टमर से इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ फेस टू फेस होगा, वहाँ पर स्क्रीन टू फेस होगा। अगर हम बिजनेस स्कोप की बात करें तो सर यहाँ पर लिमिटेड स्कोप होगा ट्रेडिशनल में, वहाँ पर हमारा ग्लोबल रीच होगा। अगर हम इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ ट्रेडिशनल में नॉन यूनिफॉर्म होता है सर, वहाँ पर यूनिफॉर्म होता है। अगर हम रिसोर्स फोकस की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉमर्स जो रिसोर्स पे फोकस करता है वो रिसोर्स सप्लाई साइड पे करता है, और जो हमारा ई कॉमर्स है वो डिमांड साइड पे फोकस करता है रिसोर्स को। मार्केटिंग की बात करें सर, यहाँ पर वन वे मार्केटिंग होगा, वहाँ पर 1-to-1 मार्केटिंग होता है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो कैश, चेक, डीडी वगैरह यहाँ पर होते हैं। इवन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी होता है ट्रेडिशनल में, वहाँ पर सर केवल डीडी को, चेक को छोड़ के बाकी सारे फैसिलिटीज़ होंगे। अगर हम डिलीवरी ऑफ गुड्स की
बात करें तो यहाँ पर इंस्टेंट होगा ट्रेडिशनल में, वहाँ पर इंस्टेंट डिलीवरी नहीं होता है, वहाँ जो डिलीवरी होते हैं उसमें टाइम लगता है। बट आपको बता दिया जाए कि ई कॉमर्स कंपनी इस पे बहुत काम कर रहे हैं कि कैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स को के टाइम को कम किया जाए। और इस रिगार्ड में अमेजॉन ने अमेरिका में ड्रोन की शुरुआत कर दिया है, जिससे 4 घंटे के अंदर डिलीवरी दे रहे हैं, लेकिन 4 घंटा समय लगेगा, उससे कम में नहीं होगा। फ्रॉड की बात करें तो ट्रेडिशनल में फ्रॉड कम होता है, क्योंकि सारे पर्सनल इंटरेक्शन होते हैं, वहाँ पर फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे टाइप के फ्रॉड होता है जो कि ई कॉमर्स के अंदर हो सकता है। प्रोसेस की बात करें तो सर यहाँ प्रोसेस में चूंकि मैनुअल होता है तो क्लेरिकल मिस्टेक्स ज़्यादा होगा, वहाँ प्रोसेस मैनुअल नहीं होता है तो क्लेरिकल मिस्टेक्स कम होता है। क्लेरिकल मिस्टेक्स ही कम नहीं होता है सर, वहाँ पर अगर प्रोसेस देखा जाए तो ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड होने के कारण क्या होते हैं कि वहाँ पर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री भी मैन्युफैक्चरर इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिसमें इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट, इन्वेंट्री का जो स्टोरेज होता है वो कम हो जाता है, और उससे हमारा कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम होता है। अगर हम प्रॉफिट इम्पैक्ट की बात करें तो सर जो प्रॉफिट इम्पैक्ट हमारा होता है वो प्रॉफिट इम्पैक्ट यहाँ पर प्रॉफिट कम होगा ट्रेडिशनल में, क्योंकि मिडिल मैन में प्रॉफिट बच जाते हैं। ऑब्वियसली सेल कम होता है प्रोडक्ट का, क्योंकि लिमिटेड एरिया होता है। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट, जैसे पेपर का कॉस्ट आ जाएगा, एरर होता है, एरर के भी कॉस्ट होते हैं, क्योंकि वो काम दोबारा तो होगा ही होगा, तो उसके भी अगर अपने अलग कॉस्ट होते हैं। जब हम जाते हैं ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में, वहाँ पर कॉस्ट कम होता है, प्रोसेस हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होने का फ़ायदा ये होता है कि मैन्युफैक्चरर के लिए प्रॉफिट बढ़ जाता है। मैन्युफैक्चरर उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कस्टमर्स को देना चाहता है, तो प्राइस कम हो जाते हैं प्रोडक्ट का, जो कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन में घटिया प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कस्टमर को बेटर प्राइस मिलता है। ये आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में डिफरेंस हुआ। दोस्तों देखो कितना देर लगा, जिसको हमें पिछली क्लास में बताने में इतना समय लगा था, उसको रिवाइज करने में महज 5 मिनट लगा, और 5 मिनट में हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब आइए इलस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। दोस्तों इसमें 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के 2 तरीका होता है। एक तरीका या तो हम वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करें, दूसरा तरीका या तो हम ऐप के थ्रू लॉगिन करें। जब हमारा लॉगिन हो जाता है तब हम प्रोडक्ट के टाइप को सेलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट के टाइप को सेलेक्ट करने के बाद तीसरे स्टेप पे हम आते हैं, वहाँ पर हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए होता है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर हम अपना फाइनल चॉइस बनाते हैं, हम पेमेंट के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वेंडर्स होते हैं वो हमारे को ऑप्शन दे, हमारे पास पूरी प्रोडक्ट की डिटेल रख देता है कि देखो यही प्रोडक्ट खरीदना है ना तुम्हें। जब वो प्रोडक्ट की डिटेल हमारे पास रख देता है, जो कि हमारी फाइनल चॉइस होता है, फिर हम आते हैं पेमेंट पे। जब पेमेंट पे आते हैं तो डिफरेंट ऑनलाइन पेमेंट का वो हमें ऑप्शंस दिखाता है, उसमें से एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके चले जाते हैं। फिर हम OTP प्रोवाइड कर देते हैं, सर हमारा ट्रांजैक्शन ऑर्डर कंप्लीट हो गया। फिर जो समय है उस समय पे हमारे घर पे प्रोडक्ट की ऑर्डर की डिलीवरी हो जाएगी। ये हमारा 8वां स्टेप्स होगा। इसके बाद का टॉपिक आज की क्लास में हमें करना है, आज की क्लास में करना है। तो अगर हम देखें तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा दोस्तों, हम बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, और सेकेंडली हम चाहेंगे कि लिमिटेशंस वाला टॉपिक भी, लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स आज हमारा कवर हो जाए, राइट। तो आज की क्लास के बाद आपको ई कॉमर्स के ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के बीच में डिफरेंस, और तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए, थर्ड नंबर पे, तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेनिफिट्स और लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स, ये हमारा कवर हो जाएगा। आइए सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें इसके लिए पहले विजुलाइज करना है। आप सभी को पता है, मैंने विजुलाइजेशन टेक्निक आपको बता रखे हैं। तो आइए सबसे पहले विजुलाइजेशन में आते हैं, इस चीज़ को विजुलाइज करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला तो जब आप बेनिफिट्स में जाते हो तो आता है बेनिफिट्स फॉर यूजर, मतलब 3 के लिए हमें बेनिफिट्स देखना है, 3 के लिए हमें बेनिफिट्स देखना है, ठीक है। एक तो यूज़र के लिए बेनिफिट हमें देखना है, दूसरा बेनिफिट हमें गवर्नमेंट के लिए देखना है, और तीसरा बेनिफिट हमें देखना है दैट इज
बिजनेसमैन के लिए, सेलर्स के लिए बेनिफिट देखना है। तो बेनिफिट की हम जब भी बात करेंगे तो हमारे सामने 3 बेनिफिट्स आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो 3 बेनिफिट्स हमें देखना है। क्वेश्चन भी 3 पे आधारित होगा, जो आपको मैं बता रहा हूं। एक पे क्वेश्चन नहीं होगा, इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखिए, जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, तो यहां 3 आ जाते हैं सर, 3 आ जाते हैं। किसके लिए बेनिफिट्स? सबसे पहले तो यूजर्स के लिए बेनिफिट, दूसरे नंबर पे आता है ई सेलर्स के लिए बेनिफिट, और तीसरे नंबर पे आता है दैट इज गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट। ये 3 के लिए बेनिफिट्स हमें देखना है कि इनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर के बेनिफिट्स की। यूजर के बेनिफिट्स की, तो यूजर्स में हम और आप होते हैं। सबसे पहले तो यूजर है कौन? जो परचेज करेगा वो यूजर होगा। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था बायर्स के लिए यूजर्स मतलब यहां पर है बायर्स, बायर्स, बायर्स के लिए। अब आपको याद होगा बायर्स में हमने 2 कहा था, एक हमने कहा था इंडिविजुअल और एक हमने कहा था ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस। यहां भी बिजनेस होगा। आपको ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहां पर बिजनेस क्यों होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर कोई कंपनी है जो अपने लिए रॉ मटेरियल परचेज करती है तो वो भी एक कंपनी है जो कि बायर हुआ, पर वो बायर के रूप में है, बायर के रोल में है। कई कंपनी होते हैं जो कंज्यूमेबल गुड्स को खरीदती है कंपनी के लिए। जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो प्रिंटिंग का काम करती है, तो उसको प्रिंटर का इंक कार्ट्रिज चाहिए। अब थाउजेंड्स के संख्या में इंक कार्ट्रिज चाहिए, तो 1000 के संख्या में वो इंक कार्ट्रिज को परचेज करेगा, तो भी एक बायर हुआ, मतलब वो भी बायर की कैटेगरी में आएगा, राइट। तो अभी हमें इनके लिए, इसको हमने सीधा कह दिया यूजर, यूजर। तो अभी यूजर के लिए हमें बेनिफिट्स देखना है कि यूजर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए या कंपनी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है। आइए देखते हैं यूजर्स के लिए। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट्स तो यूजर्स के लिए है, दैट इज व्हाट? कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सबसे पहला। दूसरा बेनिफिट है टाइम सेविंग। तीसरा बेनिफिट है सर यूजर के लिए वेरियस ऑप्शंस। चौथा बेनिफिट है यूजर के लिए इजी टू फाइंड रिव्यूज, आप रिव्यूज फाइंड कर सकते हैं। फिर यूजर्स के लिए कूपन एंड डील्स, फिर यूजर्स के लिए एनी टाइम एक्सेस। और इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, अगर आपको याद करना हो तो CCE वैट, CCE वैट। अब देखिए, C का मतलब कन्वीनियंस, कन्वीनियंस। अनदर C का मतलब कूपन एंड डील्स, अनदर C का मतलब कूपन एंड डील्स। E का मतलब इजी टू फाइंड रिव्यूज, इजी टू फाइंड रिव्यूज। V का मतलब वेरियस ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे यूजर के। A का मतलब एनी टाइम एक्सेस, किसी भी टाइम यूजर एक्सेस कर सकता है। और दोस्तों T का मतलब हुआ जो हमने सबसे पहले देखा, दैट इज सेकेंड नंबर पे टाइम सेविंग, टाइम सेविंग। तो ये हमारा यूजर्स के लिए बेनिफिट्स है ई कॉमर्स का। अब देखिए एक एक करके, सबसे पहला, जैसे हम यूजर्स के लिए पहला बेनिफिट्स, मैं सबसे पहले, आपको पता होगा हमारे स्टाइल अब आपको पता पड़ चुका होगा कि हम सबसे पहले विजुलाइज कराएंगे, फिर आपको स्टडी मटेरियल से रीड करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे इसके ऊपर, राइट। और अगली क्लास में हम रिवाइज करेंगे उसको, ठीक है। फिर हम हैंड नोट्स की भी बात करेंगे यहाँ पर आपके साथ कि कैसे इसका हैंड नोट्स बनाया जाए। देखिए कन्वीनियंस में आते हैं, ये रहा कन्वीनियंस, जरा देखिए कन्वीनियंस। अब कितना कन्वीनियंस है कि सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, मतलब आपके फिंगर टिप्स पे पूरा दुनिया का प्रोडक्ट आपके सामने है, और फिंगर टिप्स पे आप प्रोडक्ट को, आप सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिंगर टिप्स पे आप प्रोडक्ट और सर्विस को सेलेक्ट कर सकते हैं, सर ये हमारा कन्वीनियंस हुआ, ये हमारा कन्वीनियंस हुआ। अब देखिए सेकंड नंबर पे हमारा टाइम सेविंग, टाइम सेविंग। सर अब हमें कहीं पर लाइन में नहीं लगना है सर, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस नहीं जाना है, हमें अपना EMI का पेमेंट करने के लिए हमें बैंक में नहीं जाना है, लाइन में नहीं लगना है। हमारे को अगर कोई अदर
पेमेंट करना है, जो हमारा ड्यू है, अगर हमें वहाँ जाना है, हमारे को टेलीफोन का मोबाइल को रिचार्ज कराना है, तो हमें कूपन के लिए नहीं जाना है वहाँ पर, हम घर से बैठ के रिचार्ज कर सकते हैं। तो देखिए इससे हमारा कितना ज़्यादा टाइम सेविंग हुआ। गैस का पेमेंट हो गया सर, फ्लाइट और ट्रेन की टिकट बुकिंग हो गया। पहले हम ट्रेन की बुकिंग करने के लिए जाते थे, आज के डेट में हम घर से बुक कर देते हैं। आप सोचिए कि कितना समय आपका बचत हुआ, कितना समय आपका सेव हुआ, जाने और आने का कितना टाइम आपका सेव हो गया सर, राइट। ये आपका टाइम सेविंग हुआ। देखो टाइम सेविंग में यहाँ भी बताया जा रहा है कि रिचार्ज का बताया जा रहा है कि आप रिचार्ज अपने घर से कर सकते हैं, है ना। एयर टाइम है, गेट बुक्स है। अब आइए बुक्स में आते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप बुक्स परचेज करके लाते हैं, तो बुक्स परचेज करके लाते हैं तो आप जाएंगे दुकान से बिग बुक परचेज करके लाएंगे और फिर आके आप बुक रीड करेंगे या बुक को एक्सेस करेंगे। ऑनलाइन बुक की फैसिलिटी है सर। ऑनलाइन बुक की फैसिलिटी आप क्या करेंगे, सीधा बुक में जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ओपन करेंगे, रीड करना शुरू कर देंगे। तो ये कितना फायदा हुआ आपको, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम सेव हो गया। देखिए ऑनलाइन बुक्स हैं, इतने सारे सर बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन का, जो कि आप रीड कर सकते हैं, राइट। अब आइए वेरियस ऑप्शंस में। देखिए हमने दो बेनिफिट्स हमने यूजर्स के लिए कर लिया। सबसे पहला बेनिफिट्स तो कन्वीनियंस होता है, वहां पर हमें एक टर्म याद रखने हैं, दैट इज फिंगर टिप्स पे सब कुछ होता है। ये वर्ड आपका टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखना है अपने को कि यहाँ पर फिंगर टिप्स पे सारा कुछ होगा। दूसरे नंबर पे हमने कहा टाइम सेविंग में आपको बताना है कि हम क्यू से बच जाते हैं, हम दुकान जाने आने से बच जाते हैं। उतना ही नहीं, जैसे ऑनलाइन बुक्स हैं तो वहाँ पर हम स्टेट अवे सर्विस के यूज भी करना शुरू कर देते हैं, इमीडिएट बेसिस पे कर देते हैं। हम मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, हम कोई भी पेमेंट कर सकते हैं बगैर वहाँ गए हुए, तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। अब आइए वेरियस ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस, इसकी बात तो ऑलरेडी हो रखा है, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ऑलरेडी बात आई थी और आपको बताया गया था कि वेरियस ऑप्शंस मतलब आप केवल एक कंपनी के प्रोडक्ट को डिफरेंट सेलर से कंपेयर कर सकते हैं। याद होगा मैंने आपको बताया था कि सपोज करो आपने एक बिस्किट सेलेक्ट किया, गुड डे का बिस्किट। अब आपको ये देखना है कि ये बिस्किट कहाँ पर कम प्राइस में है, तो आप ग्रोफर में भी जा सकते हैं, आप इसके लिए फ्लिपकार्ट में भी जा सकते हैं, आप इसके लिए अमेजोन के स्टोर पे भी जा सकते हैं। मतलब सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट सेलर से कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको बेस्ट प्रोडक्ट, कहाँ पर आपको कम पैसे में मिलेगा। और उतना ही नहीं, आपको अगर डिफरेंट ब्रांड के बिस्किट्स चाहिए तो इसके भी ऑप्शन है कि आपको मल्टीपल ब्रांड्स के बिस्किट्स अवेलेबल होगा, जितना कि आपको ट्रेडिशनल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ तो महज 2-4 ब्रांड के बिस्किट्स रखा होगा, लेकिन जब आप ऑनलाइन में आते हैं तो 200-400 ब्रांड के बिस्किट रखे होंगे। तो ये आपको एक फैसिलिटी मिलता है वेरियस ऑप्शंस का। इसके बाद है इजी टू फाइंड रिव्यूज। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई नया प्रोडक्ट होता है, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं जान रहे होते हैं, हमें उसके बारे में कोई यूजर चाहिए, जो यूजर हमें ये बता दे कि उसने उस प्रोडक्ट को यूज किया हो और यूज करके वो खुश हो। हमें ऐसे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है जो अपने यूज करने के बाद अपने रिव्यूज दे। तो ऐसे कुछ रिव्यूज भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। पर एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, ये मतलब बुक की बात नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पर्सनली बुक से हट के बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। ये आपस में पर्सनल हम बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस रिव्यूज़ पे हमें ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी होता है, इस रिव्यूज़ को क्रिएट कराए जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारे घर में भी लोग इस रिव्यूज के ऊपर ना प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, जबकि उनको पता नहीं होता कि पैसे दे के रिव्यूज क्रिएट कराए जाते हैं। उनके कस्टमर्स, उनके बहुत सारे मार्केटिंग के लोग लगे हुए हैं इस काम में, जो केवल और केवल यही काम करते हैं कि वो प्रोडक्ट में रिव्यूज, अच्छे रिव्यूज डाल देते हैं। अब तो इसीलिए 100% आप इस रिव्यू पे ना रहें, ये मैंने आपको पर्सनली बताया। पर बुक की बात करें तो ये सब बात बुक में नहीं होता। बुक तो इसको पॉजिटिव मानता है, बेनिफिट्स मानता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एज अ मतलब अलर्ट के रूप में, कॉशस के रूप में भी ले सकते हैं। देखिए अगला हमारे पास ऑप्शन है कूपन एंड डील्स का। जब हम सामान ट्रेडिशनल स्टोर से परचेज करते हैं,
वो हमें कुछ भी ऐसा कोई कूपन एंड डील्स हमें नहीं देता। मतलब दोस्तों हमें ये नहीं देता कि चलो आज आपने 500 रुपए का खरीदारी किया है, कल आप मेरे पास आओगे नहीं तो मैं 50 रुपए का आपको छूट दूंगा, नहीं। अच्छा आज हमारे पास आप पहले कस्टमर बन के आए हो, चलो आपको मैं 200 रुपए का छूट दे देता हूं। ऐसा कोई कूपन, ऐसा कोई डील आपको नहीं देगा। उतना ही नहीं, आप जितने दिन भी परचेज करते रहो, ना तो कोई रिवार्ड पॉइंट देगा आपको, ना तो कोई क्वाइन देने वाला है आपको। मतलब ना कोई रिवार्ड पॉइंट, ना कोई क्वाइन। और जब आप ऑनलाइन सेल में जाते हैं दोस्तों, ढेर सारे आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, उतने ही ने आपको क्वाइंस मिलते हैं। एक बार तो हमारे घर में एक बहुत अच्छा सा घड़ी आ गया, दीवार घड़ी आ गया, वॉल क्लॉक। अब जब घड़ी आया तो हमने देखा, तो हमने कहा अरे ये तो बहुत कॉस्टली है। तो मेरी मैडम बोली 1 रुपए का है। तो मुझे हंसी भी आया कि 1 रुपए का है। हाँ जी 1 रुपए का है। मैंने कहा ये 1 रुपए का है, ये घड़ी इतनी अच्छी घड़ी 1 रुपए का है। हाँ जी 1 रुपए का है। मैंने कहा यार हद हो गया। पता नहीं, मुझे लगा मेरे ससुर जी का कोई दुकान उकान होगा जहां से अपनी बेटी को 1 रुपए में घड़ी दे दिया गया। लेकिन पता पड़ा कि वो फ्लिपकार्ट से परचेज किया गया होता, और फ्लिपकार्ट से जो परचेज हुआ था दोस्तों, उसमें कॉइन का इस्तेमाल किया गया था। देखो यही है कूपन एंड डील्स, दैट इज द कूपन एंड डील्स। तो जो कूपन एंड डील्स होते हैं, ये कूपन एंड डील्स में याद रखना कि आपके पास डिफरेंट रिवार्ड पॉइंट्स आएंगे, कॉइन्स आएंगे। उस कॉइन्स को कैश करने के आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। रेफरेंस वाला आपको पॉइंट मिलता है। जैसे मान लो आपने किसी को रेफर कर दिया अपने फ्रेंड को, तो उसके लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। तो ये होता है आपका कूपन एंड डील्स। तो देखो अभी तक जो हमने इसमें बेनिफिट्स में पढ़ा, यूजर्स के लिए अगर हम रिवाइज करें तो हमने सबसे पहला पढ़ा कन्वीनियंस, जिसमें आपको याद रखना है फिंगर टिप्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा जी, टाइम सेविंग हो जाता है। टाइम सेविंग में आपको दुकान नहीं जाना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए उसके ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, इससे आपका टाइम सेव होगा, आप टाइम सेव कर लेते हैं। तीसरे, आप ऑनलाइन बुक्स को स्टार्ट अवे मतलब परचेज करके सीधा उसे रीड करना शुरू कर सकते हैं, जबकि दुकान में जब तक दुकान से आपके घर नहीं आएगा, और आजकल तो कोरोना काल में घर आएगा तो 2 दिन छोड़ना भी पड़ेगा उसे, 2 दिन बाद आप उसे यूज करेंगे। लेकिन यहाँ तो आप स्ट्रेट अवे यूज करना शुरू कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर पे आपका जैसे कूपन एंड डील्स है। कूपन एंड डील्स आपने देखा। अब देखिए इससे पहले भी आपने देखा था कि आप रिव्यूज पता कर सकते हैं, तो रिव्यूज पता कर सकते हैं कस्टमर्स का। अब आइए अगले नंबर पे आपका है, हाँ, एनी टाइम एक्सेस। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी समय आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब 24 आवर्स बेसिस पे ये आपके लिए अवेलेबल होता है। अब आप इसको एक बार आइए स्टडी मटेरियल से रीड करके देखिए। देखिए ये है टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है, आइए सर देखते हैं बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट्स यहाँ लिखा हुआ ना, बेनिफिट्स टू कस्टमर इंडिविजुअल यूजर्स। देखो तीनों आ गया, बेनिफिट्स टू कस्टमर्स इंडिविजुअल और यूजर्स। और मैं तो कहता हूँ इसमें कंपनी भी आ सकते हैं, जो कंपनी हमारा कस्टमर्स होता है, राइट। अब देखो पहला है कन्वीनियंट, क्या लिखा, प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट द टिप ऑफ इंडिविजुअल्स फिंगरप्रिंट्स। देखो ये चीज यहाँ पर मेन है, टिप ऑफ द इंडिविजुअल्स फिंगरप्रिंट्स। जो आपको मैंने दिखाया था एग्जांपल याद होगा कि आपके टिप्स पे होता है, आप प्रोडक्ट को ऐसे सेलेक्ट करते हो, राइट। सेकंड नंबर पे है टाइम सेविंग। क्या कहते हैं देखिए, सम प्रोडक्ट्स सच एज ई बुक्स, रिचार्ज ऑफ मोबाइल कैन बी डिलीवर्ड ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट विच रिड्यूसेस द टाइम, जो कि टाइम को रिड्यूस करता है, राइट। बायर्स मस्ट वेट टू बिगिन एंजॉय देयर परचेज। पहले क्या होता था, बायर्स को वेट करना पड़ता था सर्विस को यूज करने के लिए, लेकिन आज के डेट में ये चीज़ आपका स्ट्रेट अवे तुरंत आप स्टार्ट कर सकते हैं, फौरन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट है वेरियस ऑप्शंस। There are several options available for customers which are not only being easy to compare but also provided by different players in the market। मतलब different brands के product होते हैं। Buyers are provided with wide range of choices because they can consider many different product and services from a wide variety of sellers। अब देखो एक तो different brands आपको मिल गया और दूसरा आप different
सेलर्स पे जाके उसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब पहले तो आप ब्रांड्स देख लीजिए, फिर ब्रांड्स के बाद अगर कोई ब्रांड आपको पसंद आया, अब आप ये चाहते हैं कि प्राइस इसका कहाँ कम होगा, तो आप इसके लिए डिफरेंट सेलर्स पे चले जाइए और वहाँ से आप उसे सेलेक्ट करिए, कंपेयर करिए, चेक करिए। तो ये आपको वेरियस ऑप्शंस में आपके पास है। ईजी टू फाइंड रिव्यूज, देयर आर ऑफन रिव्यूज अबाउट पर्टिकुलर साइट्स और प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस कस्टमर विच प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक, जो कि आपको फीडबैक देता है उसने जो यूज किया प्रोडक्ट को। बट यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बुक से हट के भी एक बात बताया था, आपको याद होगा कि कई बार ये क्रिएटेड होता है, पैसे दे के क्रिएट कराए जाते हैं। तो ये आपको मैं अपनी मतलब वेल विशेस में बता दिया ये चीज़, इसको लेकिन बुक्स एग्जाम वगैरह में नहीं लिखना है अपने को। नेक्स्ट है दोस्तों कूपन एंड डील्स, देयर आर डिस्काउंट coupons, reward points available to customer to encourage online ट्रांजेक्शन। दोस्तों रिवार्ड पॉइंट कई हो सकता है, बच्चे को रिवार्ड पॉइंट वैसे बड़े बेसिक पार्ट है, रिवार्ड पॉइंट आज के डेट में सभी को पता होता है। वैसे फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जब भी मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं ना, तो हमारे क्रेडिट कार्ड में हर पेमेंट पे 5-10 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। हमारे अकाउंट में एक रिवार्ड पॉइंट का सेक्शन बना हुआ है, उसमें वो इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे 200, 400, 500 रिवार्ड पॉइंट इकट्ठा होता है ना, तो मैं उसे कैश में कन्वर्ट कर लेता हूं। मतलब 500 रिवार्ड पॉइंट हुआ ना, तो 500 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो जितनी भी हम परचेज करें, जितना पेमेंट करें, उस पर हमारा रिवार्ड पॉइंट ऐड होते रहता है। तो ये कूपन एंड डील्स है। और इसके बाद है एनी टाइम एक्सेस। यहाँ पर कहते हैं कस्टमर कैन इवेलुएट द प्रोडक्ट 24 आवर्स अ डे, ईच डे एज पर देयर कन्वीनियंस। जब आपको सुविधा हो, आपको रात के 12 बजे सुविधाजनक है, आप रात के 12 बजे परचेज करिए। आप सुबह परचेज करना चाहते हैं सर, सुबह परचेज करिए। दिन में परचेज करना चाहते हैं सर, आप दिन में परचेज करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन अब आपको मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप जरा एक चीज़ देखें कि एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन सम बेनिफिट्स और यूज ऑफ कस्टमर यूजर्स और कस्टमर्स कैन डेराइव फ्रॉम ई कॉमर्स। यूजर और कस्टमर्स जो डेराइव कर सकता है ई कॉमर्स से। अब आप देखिए MTP May 19 में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी MTP में आया, मॉक टेस्ट पेपर में आया हुआ है। मतलब मॉक टेस्ट पेपर में आने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, फिर भी ये एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर के नहीं 6 नंबर के भी क्वेश्चन है। 4 नंबर भी आ सकता है, 6 नंबर भी आ सकता है, राइट। तो दोस्तों इसीलिए ध्यान रखना, कई बार मैंने एक चीज़ देखा है स्टूडेंट को, आपको मैं अब 1 मिनट आपका लूँगा। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट को कि अगर कोई आसान सा टॉपिक होता है ना, तो स्टूडेंट उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ता, या उसको वो स्किप करना चाहता, अंडर एस्टिमेट कर देता है। और जब एग्ज़ाम में वही चीज़ उसके आ जाते हैं, फिर उस समय सिर पकड़ता है कि यार क्या कर दिया हमने, इतने सिंपल सा टॉपिक को हमने नहीं किया। या वहाँ अगर लिखने का कोशिश करता है तो जनरल राइटिंग लिखना शुरू कर देता है, जिससे उसको मार्क्स नहीं मिलता है। सो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, इस बात को सभी लोगों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर ये मॉक टेस्ट पेपर में आया है, तो क्वेश्चन के आने की चांस बहुत ज़्यादा है। टू एन इंडिविजुअल यूजर और कस्टमर, वही जो आपको याद होगा, आइडेंटिफाई द वेरियस बेनिफिट ही और सी कैन डेराइव फ्रॉम द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। वही बेनिफिट्स आपको लिखने हैं कि ये कन्वीनियंस होता है, इसमें टाइम सेविंग होता है, इसमें इजी टू फाइंड रिव्यूज होता है, इसमें एनी टाइम एक्सेस होता है, वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें आपको CCE वैट बताया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, कूपन एंड डील्स होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें, ABC लिमिटेड इज अ कंपनी विच वांट्स टू कन्वर्ट देयर ट्रेडिशनल बिजनेस इनटू ऑनलाइन बिजनेस, हेल्प इट्स मैनेजर टू मेक अ लिस्ट बेनिफिट्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका बेनिफिट्स बताना है अपने को, किसका बेनिफिट्स, तो इंडिविजुअल के लिए या बिजनेस के लिए। 1 मिनट यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो बिजनेस है ना, यहाँ और का मतलब ये बिजनेस में चेंज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जो बिजनेस है इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमें वो बिजनेस नहीं समझना जो मैंने आपको बताया था
यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स अलग दिया हुआ उन्होंने। तो देखिए, अगर हमारे को बोला जाए कस्टमर्स के लिए, यूजर्स के लिए, सिंपल बता रहा हूँ, यूजर्स के लिए बेनिफिट बताया जाए, इंडिविजुअल के लिए बताया जाए, तो हम वहां पर अलग लिखेंगे। लेकिन जब किसी कंपनी, यहाँ बिजनेस का मतलब सेलर, ये बिजनेस का मतलब दोस्तों सेलर्स, सेलर्स के लिए बेनिफिट्स क्या होगा? तो देखो, अगर सेलर्स के लिए बेनिफिट्स पूछा जाएगा तो इसका अलग होगा। ये देखिए, अब यहां पर है बेनिफिट्स टू बिजनेस और सेलर्स, बिजनेस और सेलर्स। तो ये सेलर्स है हमारा, मतलब ई कॉमर्स वेंडर्स हमारा, इसके लिए तो दोस्तों अलग होगा। आपको ई कॉमर्स वेंडर भी आ सकता है यहां पर, आप याद रखना, यहां हमारा ई कॉमर्स वेंडर भी आ सकता है। तो ई कॉमर्स का सेलर भी आ सकता है और ई कॉमर्स का वेंडर्स भी आ सकता है, बिजनेस भी आ सकता है, राइट। इसके लिए क्या बेनिफिट्स होगा? तो आइए एक बार पहले इसको थोड़ा विजुलाइज भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद यहां से आके रीड करेंगे। देखिए, हम आ गए ई कॉमर्स का बेनिफिट्स बिजनेस के लिए, सेलर्स के लिए। दोस्तों, ये इसका बेनिफिट्स है बिजनेस सेलर्स के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, बहुत ज़्यादा। जैसे कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है, कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है, रेकरिंग पेमेंट आसान हो जाता है, रेकरिंग पेमेंट आसान हो जाता है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी आ जाती है, डायनामिक मार्केट प्रोवाइड किए जाते हैं, डायनामिक मार्केट प्रोवाइड हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम कहें तो क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, नया मार्केट क्रिएट करना आसान हो जाता है, फिर हमारे लिए नए मार्केट में एंट्री करना आसान हो जाता है, एंट्री बैरियर लो हो जाते हैं, प्रोडक्ट के, गुड्स के क्वालिटी इंप्रूव हो जाते हैं, गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, टाइम डिलेज एलिमिनेट हो जाता है, जो भी टाइम डिलेज होता है दोस्तों वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये हमारा बेनिफिट्स है, दैट इज ई कॉमर्स सेलर्स के लिए, ई कॉमर्स वेंडर्स के लिए। अब आइए एक एक करके देखते हैं। ये है इंक्रीज्ड कस्टमर बेस का आपके लिए कुछ डेटा हमारे पास है दोस्तों। ये डेटा, ये इंडिया का है, ध्यान रखना, 2015 से 2020 का है, राइट। देखिए 2015 में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर, ये ऑनलाइन स्पेंडिंग है, ब्लू कलर ऑनलाइन स्पेंडिंग है, और ये भी बिलियंस में है, बिलियंस में है। और जो येलो कलर है, ये आपका ऑरेंज कलर, ये आपका ऑनलाइन बायर्स की संख्या है, नंबर्स है, और ये आपका मिलियंस में है, मिलियंस में है। तो देखिए 2015 में 49.6 मिलियंस ऑफ कस्टमर्स इंडिया में था ई कॉमर्स में, जो कि 2020 में बढ़ के हो जा रहा है 167.8 मिलियंस, 167.8 मिलियंस। कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, कितना ड्रास्टिकली। अब आप सोच लीजिए कि किस तरीके से आपका मार्केट एक्सपैंड हो रहा है दोस्तों। उतना ही नहीं, अगर हम रेवेन्यू वाइज चेक करें तो 12.1 बिलियंस का रेवेन्यू था 2015 में, जो कि 74.7 बिलियंस का हो जा रहा है 2020 में। मतलब 5 सालों में अगर देखा जाए तो 12 इंक्रीज होके मल्टीप्लाई होके हो जा रहा है 74 बिलियंस, 74 बिलियंस। मतलब हम कह सकते हैं अगर हम इंक्रीज कस्टमर बेस की बात करें तो इससे ज्यादा हमारे पास और क्या एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों? इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल होगा कि देखो, उतना ही नहीं, रूरल मार्केट भी ग्रो हो रहा है दोस्तों। पहले क्या था कि कहीं ना कहीं ई कॉमर्स सिटीज में था, ई कॉमर्स सिटीज में था या स्मॉल टाउन में थे दोस्तों, बट आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये रूरल इंडिया में भी ग्रो कर रहा है, रूरल इंडिया में भी ग्रो कर रहा है, हर टाइप के कस्टमर्स में ग्रो कर रहा है। पहले क्या होते थे कि इसको यूज करने वाले जो होते थे वो केवल पढ़े लिखे लोग होते थे,
एम्प्लॉयड लोग होते थे, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो इसकी संख्या अनडाउटेबली इंक्रीज हुआ है, हर एक सेगमेंट के पर्सन में हुआ है, गांव तक इसका डेवलपमेंट हुआ है। देखिए यहाँ पर रूरल ई कॉमर्स इज ग्रोइंग रैपिडली, यहाँ पर ब्यूटी में इसका बहुत तेजी देखा गया है, अपैरल्स में बहुत तेजी देखा गया इस मार्केट को, फुटवेयर में इस मार्केट को में बहुत तेजी देखा गया है, खासकर विलेजेस में। हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत तेजी से डेवलपमेंट देखा गया है, तेजी से डेवलपमेंट देखा गया है। इंक्रीज कस्टमर बेस का कुछ एग्जांपल्स आपके पास है। देखिए यहाँ पर गांव में परचेज किए जा रहे हैं, देखिए किस टाइप के लोग अब ई कॉमर्स में हमारे रूरल इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंक्रीज कस्टमर बेस में हम ये भी कह सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें ये हमारा फिजिकल गुड्स में भी डील कर रहे हैं, हम डिजिटल गुड्स में जो कि ई बुक्स है, म्यूजिक्स है, फोटोग्राफी है, सॉफ्टवेयर है, वेबिनार्स है, गेम्स है। वेबिनार्स आजकल आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा वेबिनार्स का, सेमिनार्स वगैरह, जो पहले सेमिनार्स होते थे वो सेमिनार्स पहले कैसे होते थे दोस्तों, एक जगह पर हम लोग आपस में इकट्ठा होते थे, पर आज के डेट में सेमिनार्स बदल गया वेबिनार्स में। तो वेबिनार्स में ऑनलाइन गेम्स वगैरह में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, और फिजिकल गुड्स तो डील होते ही होते हैं ई कॉमर्स में। मतलब यहाँ कहने का ये मकसद है, दिखाने का ये मकसद है कि पहले जो शुरुआत में आया था ई कॉमर्स, तो कहीं ना कहीं इसमें गुड्स जो था, जो बेचे जाते थे या जो सर्विस थे वो लिमिटेड थे। मतलब कुछ ही गुड्स आए थे ई कॉमर्स में जो गुड्स बिकते थे, बाकी गुड्स ई कॉमर्स में नहीं बिकता था, राइट। लेकिन आज के डेट में तो डे बाय डे इसमें अगर देखा जाए तो ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। पहले हमें सोचना पड़ता था कि क्या ये प्रोडक्ट हमें ई कॉमर्स में मिलेगा, लेकिन आज हम बगैर सोचे कहते हैं खोलो ई कॉमर्स, ये प्रोडक्ट ढूंढो, ये मिलेगा। मतलब क्या अपैरल्स हो, क्या शूज हो, क्या ब्यूटी का हो, क्या गिफ्ट हो, क्या इलेक्ट्रॉनिक हो, क्या स्पोर्ट्स का आइटम हो, क्या फूड एंड ड्रिंक्स हो, बैग्स एंड एसेसरीज हो। और ये तो कम है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ घर में टाइल्स लगाने के लिए टाइल्स खरीदने हैं, आप ई कॉमर्स से परचेज करिए, ऑनलाइन परचेज करिए। आपको अगर अपने घर में अगर फर्नीचर चाहिए, आप ई कॉमर्स से परचेज कर लो, तो इसमें कहाँ बहुत तो नहीं दिया हुआ है, फर्नीचर आप परचेज कर लीजिए। जब आइए अगर हम सर्विस में आते हैं तो देखिए सर्विस में कितना, मतलब अल्टीमेटली ये सब मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, हमारा कस्टमर बेस एक्सपैंड हो रहा है। पहले अब 1 मिनट के लिए मान लो फर्नीचर ई कॉमर्स में अवेलेबल नहीं है और किसी को फर्नीचर खरीदना है, तो उसे तो दुकान ही जाना पड़ेगा ना दोस्तों, वो तो ई कॉमर्स से परचेज नहीं करेगा। मतलब उतने कस्टमर आपसे दूर हो गया, वो कस्टमर्स तक आप नहीं जा पाए। लेकिन आज के डेट में आप उस कस्टमर्स तक जाते हैं, आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप उस कस्टमर्स तक सर जाते हैं। देखिए अगर हम सर्विस की बात करें, कॉपीराइट की सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेस अवेलेबल है सर, ब्यूटी ट्रीटमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, क्लीनिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, ट्रैवल प्लानिंग ऑनलाइन अवेलेबल है, वेडिंग प्लानिंग अवेलेबल है, पेट सीटिंग अवेलेबल है, टिकटिंग अवेलेबल है। सर क्या अवेलेबल नहीं है, हर चीज़ तो ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब जो इसमें नहीं है इट डजेंट मीन कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, एक ही शब्द में कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कुछ सामान को छोड़ के, आज भी कुछ सामान को छोड़ के। जैसे अगर आप डायमंड ज्वेलरी की बात करेंगे तो आज भी वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, डायमंड ज्वेलरी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो कॉस्टली आइटम है। बाकी मैक्सिमम आइटम ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन है। देखिए यहाँ पर इंक्रीज कस्टमर बेस में किसी भी लोकेशन में बात करिए, किसी भी टाइम जोन में बात करिए, टाइम जोन मतलब दोस्तों किसी एरिया में दिन होते हैं तो किसी एरिया में रात होते हैं। आप कोई कल्चरल प्रेफरेंस की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। हर लैंग्वेज में, आप जैसे मान लो बंगाली को प्रोडक्ट खरीदना है तो उनको बंगाली चाहिए, बंगाली में उसका लिटरेचर चाहिए, अवेलेबल है सर, अवेलेबल है ना। अर्बन सिटीज मतलब अर्बन हो, सिटीज हो, रूरल हो, हर जगह क्लाइमेट, किसी भी क्लाइमेट के बेस्ड पे कोई प्रोडक्ट है, सारे चीज़ दोस्तों अवेलेबल है। इससे हमें यही पता पड़ा कि अब ये बहुत बड़ा कस्टमर बेस बना लिया है। मतलब चाहे टाइम जोन का कोई कस्टमर्स हो, किसी भी लैंग्वेज का कस्टमर्स हो, अर्बन का कस्टमर्स हो,
लोकल रूरल एरिया का कस्टमर्स हो, किसी भी क्लाइमेट किसी भी सीजन में कस्टमर्स का है ना, हर के लिए प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इससे आपका कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक बार अब हम चाहेंगे कि आप इसको जरा स्टडी मैट से अभी तुरंत रीड करके देखिए, आपको पता पड़ेगा कि जो आपने इतने विजुलाइज किए हैं उससे आपको कितना यहाँ पर बेनिफिट्स मिल रहा है। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। देखिए यहाँ कहता है सिंस द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग ऑनलाइन इंक्रीजिंग, यही तो बेटे आपको बताया गया था, मैंने तो आपको नंबर दिखा दिए कि कैसे नंबर ऑफ पीपल ऑनलाइन में इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। क्रिएटिंग नॉट ओनली न्यू कस्टमर बट ऑल्सो रिटेनिंग द ओल्ड वंस, आप ओल्ड को भी रिटेन करते हैं क्योंकि उनको इतना फैसिलिटी मिलता है कि वो कहाँ जाएंगे छोड़ के, वो आपके अलावा तो कहीं और जा ही नहीं सकते छोड़ के। ई कॉमर्स इनेबल अ बिजनेस टू ऑफर इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ऑलमोस्ट एवरीवन, एवरीवन। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना एवरीवन विलेजर्स के लिए प्रोडक्ट है, किसी भी टाइम जोन में बात करो वहां के, मतलब दिन में रात में कभी भी, वो भी कस्टमर्स को आप नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब आप आइए, अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल सेल्स की बात करूं दोस्तों, 12 बजे रात को अगर आपकी दुकान बंद है और 12 बजे रात में अगर किसी कस्टमर्स को सामान चाहिए होगा तो हो गए ना, वो कस्टमर से आप दूर हो गए ना, हो गया ना, आपका मार्केट लिमिटेड हो गया ना, क्यों कस्टमर्स को 12 बजे रात में सामान चाहिए, 12 बजे आपकी शॉप बंद है। लेकिन ऑनलाइन के लिए तो ऐसा नहीं है, तो किसी भी टाइम जोन का हो, अच्छा किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, जैसे मान लो मराठी हो, भोजपुरी हो, कोई भी लैंग्वेज हो दोस्तों, हर लैंग्वेज में ऑप्शन अवेलेबल होता है। एवरीवन इन द वर्ल्ड हु हैज एन इंटरनेट इनेबल डिवाइस, बस केवल आपके पास एक इंटरनेट इनेबल डिवाइस होने चाहिए। इट फैसिलिटेट reach to reach narrow market segment that are widely scattered geographically। देखिए नैरो मार्केट सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, मार्केट सेगमेंट्स का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं टाइम के आधार पे मार्केट बता हुआ होना, रीजन के आधार पे मार्केट बता हुआ होना, लैंग्वेज के आधार पे मार्केट बटा हुआ होना। यहाँ पर ये जो बताया गया यही तो था। देखिए ये सेगमेंटेशन है मार्केट का, मार्केट लोकेशन के हिसाब पे कस्टमर हमारा बटा होता है, कस्टमर कल्चरल प्रेफरेंस के आधार पे, जैसे हिंदू के जो प्रोडक्ट होते हैं और जो मुस्लिम के प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर आप बात करोगे सेम प्रोडक्ट सेम नीड को फुलफिल कर रहा होगा, पर दो कम्युनिटीज का है ना, तो दो कम्युनिटीज के लिए उसके डिजाइन अलग होंगे, उनके प्रेफरेंसेस अलग होगा। तो देखो ये हो गया कल्चरल प्रेफरेंस, इस पे भी मार्केट सेगमेंट में बटा होता है, टाइम जोन पे मार्केट बटा होता है, लैंग्वेज पे मार्केट बटा होता है, और ये सारे सेगमेंट को डील करता है ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट ट्रेडिशनल के बस का नहीं है दोस्तों इसे डील करना। अब आइए रेकरिंग पेमेंट मेड इजी, ऑनलाइन बिजनेस में या ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्तों कई ऐसे पेमेंट होते हैं जो पेमेंट रिपीट होने वाला होता है, जो पेमेंट बार बार होते हैं, हर महीने होना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि कैसे पेमेंट हर महीने होने हैं दोस्तों, आपको 1 मिनट में ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, इस सोसाइटी में हमें इसका मेंटेनेंस देना पड़ता है, हर महीने मेंटेनेंस देना पड़ता है। अब हर महीने का हमारा एक बड़ा ट्रेडिशनल टास्क है, बड़ा टीडियस टास्क है कि आप चेकबुक भरिए, चेकबुक भरने के बाद आप दीजिए, गार्ड्स को दीजिए, गार्ड्स ले जाके वहाँ जमा करेगा ऑफिस में, ऑफिस वाले क्या करेंगे उसका स्लिप भरेंगे, फिर स्लिप भर के ऑफिस वाले जाके बैंक में जमा करेंगे, तो हमारा पैसा सोसाइटी के खाते में गया, राइट। अब आइए आप कहेंगे सर ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था नहीं है क्या? है, हमने ऑनलाइन दे दिया, लेकिन ऑनलाइन दिया तो देखो आप ई कॉमर्स में आए ना सर, आप ई कॉमर्स में आ गए ना, लेकिन मैं तो कहता हूं उससे भी एक अच्छी व्यवस्था क्या होती है। अब आप ये भी सुन लीजिए हमारी व्यवस्था, हमारे पास बिजली बिल भी आते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है सर। मैंने बिल के लिए क्या किया हुआ है, अपने बैंक के अकाउंट में हमने एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया है सर कि ये हमारा बिलर है, बिलर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिलर है, हमने उसमें अपना सीए नंबर दे दिया है सर, अपनी आइडेंटिफिकेशन दे दिया वहाँ पर बैंक को, और हमने बैंक को ये कह दिया
कि इस बिलर से बात कर लो, मतलब इनके सर्वर से आपस में बातचीत कर लो तुम लोग, और जब इनके पास बिल आए, मतलब मेरे लिए जब बिल आए ना, तो तुम मेरा वेट मत करना, इनको बिल पे कर देना, इनको बिल पे कर देना। अब एक बार हमने ये इंस्ट्रक्शन अपने बैंक के सर्वर को दे दिया, अपने बैंक को सर्वर को एक बार हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसने ओटीपी से हमारे को वेरीफाई कर लिया कि हम ही हैं, मैं ही हूं, तो ये उसने ओटीपी से वेरीफाई कर लिया। दोस्तों ये ऑप्शन एक बार जब सेट हो जाता है, पता है क्या होगा अब आगे? अब आगे जिंदगी में कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट का कोई टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, नेवर। वो जैसे बिल जनरेट होगा दोस्तों, अपने आप बिल वो भेज देगा। देखिए रेकरिंग पेमेंट कितना आसान हो गया। यही चीज अब आप बिजनेसमैन के लिए देखो, उसके लिए कितना आसान हो गया बिजनेसमैन के लिए, कि जो काम, अब देखिए यहाँ पर कहते हैं क्रिएट एन अकाउंट, एक अकाउंट क्रिएट होता है, एग्री टू रेकरिंग पेमेंट। कस्टमर अगर रेकरिंग पेमेंट के लिए एग्री करता है, तो जैसे मैं एग्री कर गया कि हाँ ठीक है, मैंने बिलर को कह दिया कि मैं तुम्हें एग्री कर रहा हूँ रेकरिंग पेमेंट के लिए, उसने रेकरिंग पेमेंट के ऑप्शन में उसको ऐसा बना दिया कि अब जैसे उसके पास उसके सर्वर, मतलब ना तो उसको कोई चेक देना की जरूरत पड़ता है, ना उसे चेक डिपॉजिट करने की जरूरत पड़ती है, कहीं कोई जरूरत नहीं है। देखिए मेक योर परचेज, आप रेकरिंग पेमेंट, अब जैसे यहाँ पर है मंथली हो गया, मार्च 30, अप्रैल 30, मई 30, जैसे आपका मंथ होगा, मंथ में आपका बिल बनेगा, और जो बिल बनेगा दोस्तों वो आपके पेमेंट में से, देखो सेम काम जैसे पहले होता था ट्रेडिशनल में। क्या होता था ट्रेडिशनल में सर? पहले आप लोग भी देखे होंगे, गली मोहल्ले में जो दुकान होते थे ना, उसके पास मैं देखता था कि हमारे घर के बगल में एक सज्जन रहते थे, वो एक नोटबुक लेके आते थे। कहाँ पर? दुकानदार के पास। सामान खरीदा, दुकानदार ने उस नोटबुक पे लिख दिया फलाना सामान, आटा इतना, चावल इतना, दाल इतना, चीनी इतना, चाय पत्ती इतना, ये सारा सामान लिख दिया, जोड़ के इकट्ठा कर दिया और उस पर साइन कर दिया, बोला जाइए। मतलब मंथ के एंड में हिसाब होता था, मंथ के एंड में हिसाब होने के बाद फिर पेमेंट जाती थी, जब उनकी सैलरी आती थी तो पेमेंट करते थे। दोस्तों ये काम वो हर महीना करते थे, हर महीना लिखने का काम, झंझट वाला काम। अब देखो उनको दुकान, मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि उस कॉपी में लिखने के चक्कर में हम उस दुकान से बाहर भाग जाते थे। हम कहते थे यार इसके पास कितना समय लगता है, देखो उसको बिजनेस करना कितना मुश्किल था। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ नहीं है दोस्तों। देखिए रेकरिंग पेमेंट का हमने एक और आपके लिए एग्जाम्पल रखा है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, करेंसी में यूएसडी डॉलर, प्राइस पर यूनिट यहाँ पर है। बिल के लिए आपने कह दिया मंथली मेरा बिल करना, मंथली बिल करके आपने इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। पता है क्या होगा? जैसे आप इसको एक बार सेलेक्ट करके डन कर देंगे तो आपको, आप सामान लेते रहिए, मंथ के एंड में जो टोटल बिल बनेगा वो बिल आपके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे, आपके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। ये रेकरिंग पेमेंट हुआ जिसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये सारा का सारा काम सिस्टम ने किया, ये सारा का सारा काम सॉफ्टवेयर ने किया, ये ऑटोमेशन के द्वारा हुआ दोस्तों, ऑटोमेशन के द्वारा हुआ। आइए एक बारी से हम रीड करना चाहेंगे रेकरिंग पेमेंट मेड इजी को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच बिजनेस हैज नंबर ऑफ ऑपरेशंस, हर बिजनेस के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, राइट। बीइंग होमोजीनियस ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल्ड ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर क्या बोला, बीइंग होमोजीनियस मतलब जो ऑपरेशन समान है, पिछले महीने भी हुआ था, इस महीने भी होगा, अगले महीने भी होगा, अगले महीने चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। सर ऐसा अगर कोई होमोजीनियस ऑपरेशन है तो आपको उसमें उसको स्केल्ड ऑपरेशन बनाना चाहिए सर, उसमें यूनिफॉर्मिटी देना चाहिए आपको, और ये काम आप कर सकते हैं रेकरिंग पेमेंट मेड इजी वाला पार्ट में जाके। आप इसको सॉफ्टवेयर में दे दीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, वो बल्क में प्रोसेस करता चला जाएगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, राइट। तो बिजनेस के लिए ये काम आसान कर देता है दोस्तों। अब आइए इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस में आते हैं, तो पहले इसको विजुलाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइव चैटिंग। आपको याद होगा जब आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे ई कॉमर्स का डेफिनेशन, तो वहाँ एक बात बताया गया था दोस्तों कि बायर और सेलर दोनों एक दूसरे से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। बायर और सेलर एक दूसरे से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड होता है,
सर अगर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे और आप लाइव चैट में होंगे तो ट्रांजैक्शन करने में कितना समय लगेगा सर? ट्रांजैक्शन करने में कितना समय लगेगा? ट्रांजैक्शन करने में तो सर कोई समय ही नहीं लगेगा। मतलब ट्रांजैक्शन जो आपका होगा वो बिल्कुल इंस्टेंटली होगा प्रोसेस। देखो अब बहुत लोग कह रहे होंगे कि सर आपने साथ में तो इसमें ये भी बताया था ना ई कॉमर्स में कि हमारे घर सामान डिलीवरी लेट से पहुंचता है। सर मैं बिल्कुल कह रहा हूं यहाँ डिलीवरी की बात नहीं हो रही है सर, यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। जैसे ट्रांजैक्शन में पेमेंट होता है, पेमेंट की बात हो रही है। साथ में आप कस्टमर्स, अपनी बात मत करो, अगर हम बिजनेस की बात करें दोस्तों तो बिजनेस को भी डिलीवरी फास्ट होता है। कैसे, मैं यहाँ बताना चाहूँगा। अब 1 मिनट जरा आप हमें दीजिए। ये देखिए बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए बात हो रही है, इसलिए ध्यान देना। अगर हम बात करें दोस्तों फ्लिपकार्ट का, यही है, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी के लिए हम बेनिफिट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए फ्लिपकार्ट के पास जो भी मैन्युफैक्चरर होगा प्रोडक्ट का, अब ये जो मैन्युफैक्चरर है यहां से ये प्रोडक्ट डायरेक्ट आ जाएगा फ्लिपकार्ट के पास। मतलब रास्ते में नो इंटरमीडियरीज, कोई इंटरमीडियरीज नहीं होगा। अच्छा आप ही बताइए, अगर फ्लिपकार्ट और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं है तो क्या यहाँ डिलीवरी फास्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन इसी को अगर आप ट्रेडिशनल सेल में लेके आओ, जब आप इसको ट्रेडिशनल सेल में लेके आते हो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ट्रेडिशनल सेल में कि क्या होता है सर। ट्रेडिशनल वाले में सर मैन्युफैक्चरर से आपके पास ये कभी नहीं आएगा सामान, मैन्युफैक्चरर से आएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से आएगा डीलर के पास, डीलर्स के पास से आएगा दैट इज रिटेलर के पास, रिटेलर के पास। देखिए कितना चेन बन रहा है, रास्ते में बहुत सारे चेन में लोग आ जाते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडियरी का आ जाना, इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का जो डिलीवरी होता है वो भी लेट होता है दोस्तों। मतलब यहाँ कस्टमर्स, देखो आप पढ़ रहे हो बिजनेस के फायदे, तो अपने आप को मत रखना कस्टमर से, एज ए कस्टमर मत रख लेना कि आप कहोगे सर कस्टमर टू प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर्स को लेट होता है। यहाँ पर हमें कस्टमर्स को माइंड में लाना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम तो बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, आइए एक बार यहाँ से देखते हैं इंस्टेंट ट्रांजेक्शन में। देखो क्या कहता है यहाँ पर, द इंटरेक्शन विद द सिस्टम टेक प्लेस ऑन रियल टाइम लाइव चैट। यही है दोस्तों लाइव चैट, दिस इज द लाइव चैट रियल टाइम बेसिस पे। देयरफॉर अलाउज कस्टमर टू रिस्पॉन्ड क्विकली। अब ये जो कस्टमर्स हैं, मैं फिर आपसे बोलूँगा, ये कस्टमर्स में कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा। दिस हैज़ मेड पॉसिबल टू क्रैक नंबर ऑफ डील्स। आप एक साथ कई सारे डील्स को प्रोसेस कर सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों डील्स को प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए एक समय में एक फ्लिपकार्ट का सर्वर जो होता है वो लाखों करोड़ों कस्टमर्स को डील कर रहा होता है। तो ये हुआ क्रैक नंबर ऑफ डील्स, ये हुआ इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस। अभी तक अगर देखा जाए दोस्तों तो हमने 3 बेनिफिट्स पढ़ा है दैट इज बिजनेस के लिए। सबसे पहला बेनिफिट्स हमने बिजनेस के लिए पढ़ा कि कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है। इसमें हमें यही बताना होगा कि कस्टमर किसी भी टाइप के कस्टमर्स हो, हर कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ई कॉमर्स में कस्टमर्स की संख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। मतलब ई कॉमर्स में कस्टमर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और ई कॉमर्स डे बाय डे अपने प्रोडक्ट के रेंज को बढ़ाए जा रहे हैं। प्रोडक्ट के हर टाइप के मार्केट सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है, राइट। तो इससे क्या होता है कि हमारा ई कॉमर्स का कस्टमर बेस बढ़ते चला गया, बहुत तेजी से बढ़ते चला गया। सेकंड नंबर पे था रिकरिंग पेमेंट में डीजी। मैंने आपको बताया जो ट्रांजैक्शन होमोजीनियस होता है, जिस ट्रांजैक्शन में होमोजीनियस होता है उसमें आप यूनिफॉर्मिटी डाल के उसको आप स्केल्ड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप उसको सॉफ्टवेयर में देके और बार बार ना करके आप उसको एक बार इंस्ट्रक्शन दे दें तो सदा के लिए, हमेशा के लिए वो काम होते रहेगा, चलते रहेगा सर। इसके बाद हमारा है इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, जिसमें अभी आपने देखा
कि ये लाइव बेसिस पे चैटिंग के द्वारा दोनों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में बातचीत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ये एक साथ डील कर सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स को, राइट। अब देखिए यहाँ पर है प्रोवाइड अ डायनामिक मार्केट, डायनामिक मार्केट प्रोवाइड करना। अगर हम इसमें आते हैं तो आइए देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। देखिए डायनामिक मार्केट, देखो कितने प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, ये सब ई कॉमर्स के प्लेयर्स हैं दोस्तों। हर दिन नए नए प्लेयर्स, हर दिन चेंज। देखो इस एक होता है स्टैटिक मार्केट, एक होता है डायनामिक मार्केट। मैं जरा दोनों में बता दूं आपको, डिफरेंस बता दूं। वैसे आप डिफरेंस, बहुत सिंपल सा बात है। अगर हम कहते हैं स्टैटिक मार्केट, स्टैटिक मार्केट इसका मतलब नो चेंज, ऐसा मार्केट जिसमें कोई चेंज ना हो, बहुत काफी इंटरवल के बाद चेंज हो। लेकिन जब हम कहते हैं डायनामिक मार्केट, तो डायनामिक मार्केट का मतलब सर ऐसा मार्केट जिस मार्केट में हर दिन चेंज का स्कोप हो, मतलब हर दिन आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बदलेंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ये डायनामिक मार्केट होता है, मतलब ई कॉमर्स एक डायनामिक मार्केट है। इसमें सर हर दिन हर घंटे चेंज होते हैं, मतलब इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदलते हैं, इनमें प्रोडक्ट के फीचर चेंज आते रहते हैं, इसमें जो कूपन एंड डील्स हैं ये नए नए तरीका लाते रहते हैं दोस्तों। तो ये एक डायनामिक मार्केट का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा ई कॉमर्स। इसलिए इसमें स्टैटिक प्लेयर जो होते हैं वो इस मार्केट में नहीं टिक पाते हैं सर। जो स्टैटिक वाले होंगे वो इस मार्केट में नहीं टिक पाएगा। ये बात तो सर पक्की है कि स्टैटिक वाले नहीं टिक पाएंगे। देखो यही लिखा हुआ यहाँ पर, सिंस देयर आर सेवरल प्लेयर्स, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं। A dynamic market is provided which enhances quality and business, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। देखो कई बार एक बात आप समझना, मैं बहुत अच्छी कहावत बताता हूँ, जब तक न लगे लंका तब तक न बजे डंका। मतलब ये हुआ कि आपको जब तक प्रेशर नहीं होता है तब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते। मतलब जब आपको प्रेशराइज होते हैं आप, तो प्रेशर में आके आप चेंज करते हैं। तो ई कॉमर्स मार्केट इतने प्लेयर्स उसमें होता है कि आपको लिए प्रेशर होता है कि आपको चेंज करना ही करना है, चेंज करना ही पड़ेगा आपको। अब आइए बिजनेस के लिए दोस्तों कॉस्ट में रिडक्शन होता है, कॉस्ट में रिडक्शन होता है। याद करो जब आप ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स पढ़ रहे थे, वहां पर एक प्रॉफिट वाला पॉइंट आया था जिसमें ये बताया गया था कि ई कॉमर्स में कॉस्ट कम किए जाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस होता है, बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ कॉस्ट का रिडक्शन होता है। आइए एक बार यहाँ से देखते हैं कि कॉस्ट के रिडक्शन के लिए इन्होंने क्या क्या बताया है, कॉस्ट रिडक्शन कैसे होता है। देखो सबसे पहला इन्होंने बताया कि रिड्यूस प्राइस फॉर बायर्स, बायर्स। अब दोस्तों एक मिनट ध्यान देना, ये जो बायर्स है ना हमारा, ये बायर्स हमारा कंपनी है, मतलब बिजनेस है। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया तो फ्लिपकार्ट बायर्स हो गया। अब फ्लिपकार्ट के लिए कॉस्ट कैसे कम होता है, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू विजुलाइज करवाऊंगा। देखिए ध्यान देना। अब अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट के पास अगर हम देखें तो बिस्किट के ही सप्लायर्स की बात करें तो इनके पास 100 में सप्लायर्स हैं, 100 में सप्लायर्स हैं। अच्छा आप ही बता दो, जितनी ज़्यादा सप्लायर्स होगा, सप्लायर्स अगर ज़्यादा होगा तो इन सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन ज़्यादा होगा। देखिए सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन हाई होगा, है कि नहीं। अगर एक मिनट आप इमेजिन करो कि फ्लिपकार्ट के पास सप्लायर्स कम होते, सप्लायर्स कम होते, जैसे मैं ये कहूं ऐसे कि अगर हम दुकानदार की बात करें तो अभी हम शॉपकीपर पे भी आते हैं, पहले जरा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां पर सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अब ये जो सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन इंक्रीज हुआ, इसका फायदा किसको मिलेगा, इसका फायदा फ्लिपकार्ट को मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट यहां कौन है, फ्लिपकार्ट यहां बायर्स है। देखिए फ्लिपकार्ट यहां बायर्स है।
तो एज अ बायर्स फ्लिपकार्ट को फायदा मिल गया कि उसको कम पैसे में सामान अवेलेबल हो गया और उसे वो थोड़ा सा ज्यादा प्राइसिंग करके प्रॉफिट निकाल के फिर आगे कस्टमर्स को बेच देगा। देखो अब इसके आगे ये फ्लिपकार्ट कस्टमर्स को सामान बेच देगा। तो कई लोगों को लगता है कि हमें तो बिस्किट के एक डिब्बा पे 10 रुपए के बिस्किट पे 2 रुपए का छूट मिला, लेकिन उसे ये नहीं पता पड़ता है कि फ्लिपकार्ट को वो जो 8 रुपए 10 रुपए वाला बिस्किट जो आपको 8 रुपए में मिल रहा है, आपको मिल रहा है, फ्लिपकार्ट को बिस्किट मिला होगा 6 रुपीज में। फ्लिपकार्ट को तो अभी भी पर बिस्किट के डब्बे पे 2 रुपए का प्रॉफिट है, 2 रुपए का प्रॉफिट है। देखिए ये बायर्स के लिए कॉस्ट कम होता है इस तरीके से, यही बात इन्होंने यहां पर लिखा है। देखो ये लिखा है यहां पर रिड्यूस प्राइस फॉर बायर्स। फिर मैं बोलूंगा यहां पर अपने आप को मत रख देना बायर्स पे, ये कंपनी है दोस्तों। देखिए कहता है कंपटीशन इंक्रीज हो गया, किसमें? सेलर में। सेलर में कंपटीशन इंक्रीज हुआ, सप्लायर में मोर सप्लायर्स आ गया तो कंपटीशन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट ओपन प्लेस, क्योंकि मार्केट ओपन है, मार्केट क्लोज अगर होता तो यही चीज यहां पर संभव नहीं था। कैसे संभव नहीं था? अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि कैसे वहां पर ये चीज संभव नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको। देखो मान लीजिए यहां पर ये कोई विलेज का शॉप है, विलेज के शॉप है। अब आइए सबसे पहली बात, तो ये इस विलेज के शॉप वाले जो बिस्किट बेचेगा ना, तो पहले ये खुद जाके लाएगा, मतलब ये पहले होलसेलर के पास जाएगा। अब दोस्तों देखिए जब ये शॉपकीपर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है तो पहली तो इसकी बार्गेनिंग पावर यही डाउन हो गया कि इसे खुद जाना पड़ा होलसेलर के पास। मतलब यहां जो ये सेलर है ये भी तो सेलर ही है। ये जो सेलर है जो कि फ्लिपकार्ट की जगह पर है, यही फ्लिपकार्ट है वहां पर ई कॉमर्स में, इसको यहां होलसेलर के पास जाना पड़ रहा है सामान लाने के लिए। तो वहां पर कोई होलसेलर इसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि यहां होलसेलर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, बीजी पावर ज्यादा होगा, और यहां इस शॉपकीपर की बार्गेनिंग पावर कम होगा। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट के पास चूंकि ओपन मार्केट प्लेस है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो सप्लायर है इसको तो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली करता है, कहीं पर जाने आने की तो जरूरत है नहीं। अब इससे फायदा क्या हुआ कि इसके साथ 200 कस्टमर सप्लायर जुड़ जाते हैं, इसके साथ 2000 सप्लायर जुड़ जाते हैं। अच्छा सप्लायर्स को ये लगता है कि बिग बाजार के पास 2 मिलियन कस्टमर्स हैं, तो उसे लगता है कि 2 मिलियन कस्टमर्स के सामने हमारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चला जाएगा, तो इसलिए वो फ्लिपकार्ट से जुड़ना चाहता है, वो अमेजॉन से जुड़ना चाहता है, वो अलीबाबा से जुड़ना चाहता है, वो स्नैपडील से जुड़ना चाहता है, राइट। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से यहां पर कॉस्ट का रिडक्शन होता है दोस्तों, दैट इज एज अ बायर बन के। अब देखिए अब इन्होंने बिजनेस को बना दिया सप्लायर्स, अब बिजनेस बन गया सप्लायर्स। अब देखिए वही फ्लिपकार्ट को आप बना दो सप्लायर्स, वही फ्लिपकार्ट को बना दो सप्लायर। ध्यान दीजिए अब जैसे मान लो गवर्नमेंट है, परचेज करने वाले हैं, गवर्नमेंट परचेजर हैं, तो गवर्नमेंट जो परचेज करती है तो कंपनी को बोला कि अपना तुम बिड भेजो, मतलब प्राइस कोटेशन वगैरह भेजो। तो पहले क्या होता था दोस्तों, जब ट्रेडिशनल था तो ट्रेडिशनल में जो प्राइस की कोटेशन वगैरह भेजते थे, जो डॉक्यूमेंट भेजते थे, उसमें हमारे बहुत पैसे खर्च होते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट फिजिकली जाता था, पोस्टल कुरियर से जाता था, तो देयर वाज ह्यूज एक्सपेंस इन दिस। उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में बहुत पैसे खर्च हो जाते थे। लेकिन आज के डेट में अगर आपको किसी बायर मतलब जो गवर्नमेंट वगैरह जो बड़े बिग बायर्स हैं उनके यहाँ अगर अपनी कोई बिड डालनी है तो ये बिड इलेक्ट्रॉनिकली होता है, रिवार्ड पॉइंट को आप इलेक्ट्रॉनिकली रिव्यू कर सकते हैं। इससे एज अ सप्लायर भी आपका कॉस्ट कम हो गया, एज अ सप्लायर आपके कॉस्ट कम हो गए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस ऑफ बिड अपॉर्चुनिटी,
ऑनलाइन सबमिट ऑफ बिड्स, आप बिड्स को ऑनलाइन सबमिट करते हैं। एंड ऑनलाइन रिव्यू ऑफ रिवार्ड्स, आप रिवार्ड को ऑनलाइन रिव्यू करते हैं। इससे आपका कॉस्ट कम हुआ है। तो देखिए दो जगह पर अभी हमने कॉस्ट कम करने की बात करी है। एज अ बायर्स आपके कॉस्ट कैसे कम हुआ, क्योंकि सप्लायर्स की संख्या बढ़ गया, सप्लायर में कंपटीशन इंक्रीज हो गया, उसका फायदा अपने को मिल गया। अब हम सेलर बन गए, मतलब हम ही बिजनेस से हम सेलर बन गए। तो सेलर में जब हमें किसी बिग बायर्स को एक्सेस करना होगा तो बिग बायर्स कहता है हमारे पास कोटेशन वगैरह भेजो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाके उसके पास हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड करना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और सेंड करते हैं, इससे हमारा कॉस्ट सेव हो जाता है। अब रिडक्शन इन कॉस्ट में ही तीसरा पॉइंट आता है, ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस होता है। दोस्तों ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपको याद होगा कि जो इनडायरेक्ट आपके कॉस्ट होते हैं वो इसमें आपका सेव हो जाता है। क्यों, जैसे इसमें यूनिफॉर्मिटी आ गया, इसमें ऑटोमेशन आ गया, लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन आ गया मैनेजमेंट के प्रोसेस में, इससे आपका ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी से हमेशा ओवरहेड कॉस्ट कम होगा दोस्तों। जैसे आप याद करो रेकरिंग पेमेंट मेड इजी, रेकरिंग पेमेंट मेड इजी, तो वहां पर भी तो ये था, यूनिफॉर्मिटी हुआ, लार्ज स्केल ऑपरेशन को सॉफ्टवेयर में दे दिया गया, राइट। और इसके बाद इंटीग्रेशन, वही सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन हो जाता है। इसके बाद है रिड्यूस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है। जैसे आप किसी के लिए सामान को प्रोड्यूस एडवर्टाइज करने के लिए पैम्पलेट ले आओ, आप पोस्टर लगवाओ बेटे, बैनर लगवाओ, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उसी चीज़ को आप इलेक्ट्रॉनिकली करो, इलेक्ट्रॉनिकली करो, देखो इलेक्ट्रॉनिक में कॉस्ट आपके बहुत कम होंगे। पेपर में एक और डिसएडवांटेज होता है दोस्तों, सपोज करिए आपने कुछ पैम्पलेट, कुछ लीफलेट वगैरह बनवाए थे प्रोडक्ट के लिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, और आपके प्रोडक्ट में कोई चेंज आ गया, क्योंकि मार्केट तो डायनामिक है, तो डायनामिक मार्केट के कारण आपके प्रोडक्ट में चेंज आ गया। अब चेंज आ गया तो इतने जो आपने लीफलेट बनवाए थे लाखों की संख्या में, वो लीफलेट आपका बेकार हो गया। अब सोचिए कितना कॉस्ट आपका इनकर था उसमें, और सारे के सारे पैसे आपके बेकार चले गए, बेकार चले गए। लेकिन जब आपका ई कॉम इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अब आप इमेजिन करो वही लीफलेट आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता, जैसे अमेजॉन का जो प्रोडक्ट का लिस्ट होता है, जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले होता है, अब आप सोचिए अगर उसको किसी प्रोडक्ट में चेंज करना हो तो कितना खर्च होगा, आपको एक बार में ये बात पता पड़ जाएगा। अगर नहीं है तो मैं आपको इसे, मैं वैसे समझ में आ गया होगा, लिख के बता देता हूं। देखो अगर प्रोडक्ट का आप यूज करते हैं दोस्तों लीफलेट, लीफलेट, तो यहां पर अगर कोई चेंज आएगा प्रोडक्ट में, चेंजेज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जैसे चेंज आया तो आपके लीफलेट जो रह गया था, जो कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा था, वो लीफलेट आपके बेकार हो गए सर, बेकार हो गए। लेकिन यही चीज अब आप आइए, अगर हम बात करें अमेजॉन की बात करें, तो इनके पास जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है सर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक में है, ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं, तो इसमें सर अगर कोई चेंज होगा तो इन्हें बस केवल एक चेंज कीबोर्ड से चेंज ही तो करना है। क्या खर्चे लगे इनके, क्या पैसे बर्बाद हुए इनके? कोई पैसे बर्बाद नहीं हुआ इनका। ये एक बार में 2 करोड़ 4 करोड़ कस्टमर्स को बल्क में मैसेज कर देते हैं, ईमेल करते हैं, ये व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ये कम्युनिटी का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सर इनके कॉस्ट कहाँ कम हो रहा है, इनके कॉस्ट कहाँ ज़्यादा हो रहा है? तो इनके कॉस्ट ऐसे कम होते हैं। तो देखो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी यहाँ कम हो गया, मतलब 4 तरीके से कॉस्ट कम हुआ। एक तो एज अ बायर्स आपको कॉस्ट कम दिखाना है कि बायर्स एज अ कॉस्ट कम इसलिए हुआ क्योंकि सप्लायर्स ज़्यादा हो गए, उससे हमारा कॉस्ट कम हो गया। दूसरा हमें दिखाना है सप्लायर्स बन के कॉस्ट को कम कैसे, तो हमें ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बिड्स वगैरह को एक्सेस करने का, रिवार्ड्स को रिव्यू करने का। तीसरा आपको दिखाना है कि यूनिफॉर्मिटी लगा के ओवरहेड कॉस्ट को आप कम कर देते हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशन को आप इंटीग्रेट कर देते हैं आपस में, इससे आपका कॉस्ट कम हो जाता है। चौथा आपको देना है कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर कॉस्ट कम होता है। अब आप अगर इसको यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो देखिए कॉस्ट कम, रिडक्शन इन कॉस्ट, यहाँ पर कहता है टू बायर्स, इंक्रीज कंपटीशन इन प्रोक्योरमेंट,
मोर एंड मोर सप्लायर कैन कम्पीट इन इलेक्ट्रॉनिकली ओपन मार्केट प्लेस, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर उसमें एक्सेस कर सकता है, इससे कॉस्ट कम होगा। सप्लायर्स टू सप्लायर्स, अब सप्लायर बन के आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिंग ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ बिड अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन एबिलिटीज टू सबमिट बिड्स, ऑनलाइन रिव्यू ऑफ रिवार्ड्स, इससे भी आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। ओवरहेड कॉस्ट कम होता है यूनिफॉर्मिटी से, ऑटोमेशन से, लार्ज स्केल के इंटीग्रेशन से, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेट कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है, इससे आपके ह्यूमन का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट यहाँ कम हो जाता है, राइट। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर हम उसके बारे में देखें कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि एक बिजनेस के लिए हमने पढ़ा है कि बिजनेस के लिए कैसे ई कॉमर्स बेनिफिट्स देता है। दोस्तों, बिजनेस के लिए ई कॉमर्स का फ़ायदा है कि लार्ज कस्टमर बेस इंक्रीज कर देता है, कस्टमर बेस हमारा इंक्रीज हो जाता है। नहीं, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा रेकरिंग पेमेंट को आसान बना देता है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन क्रिएट कर देता है, लाइव मोड में मतलब रियल टाइम बेसिस पे डेटा का फ्लो शुरू हो जाता है। फिर अभी हमने पढ़ा कि ये कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है, यहाँ से कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है, डायनामिक मार्केट अवेलेबल करा देता है। डायनामिक मार्केट होने के कारण जो बिजनेस की क्वालिटी और गुड्स की जो सर्विस है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये अभी तक हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर पढ़ा है। देखिए, मैं फिर से रिपीट करूँगा एक बार। सबसे पहला तो हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर कस्टमर बेस इंक्रीज होता है। कस्टमर बेस इंक्रीज होने के बाद इसकी ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, इसलिए आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। बेनिफिट्स है, ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता। तो सबसे पहला तो एक था कि कस्टमर बेस इंक्रीज होता है। दूसरे नंबर पे हम ये भी लिख सकते हैं कि मार्केट हमारा डायनामिक हो जाता है। तीसरे नंबर पे रेकरिंग पेमेंट आसान कर देता है, रेकरिंग पेमेंट मेड इजी हो जाता है। ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है कि नहीं। इसके बाद इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हो जाता है, राइट। तो ये हमारा अभी तक बेनिफिट्स हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, देखिए एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होता है दोस्तों। एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टू इंक्रीज हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, आउटपुट को हाईएस्ट लेवल पे ले जाना है। इसके लिए आप एफिशिएंसी ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए, राइट। अभी मैं एफिशिएंसी कराता हूं। हाँ, देखो देखो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में अब जैसे इन्होंने क्या कहा, अब इसके मैक्सिमम बात ना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए अब इसमें विजुअलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है सच दोस्तों। आप इसे मतलब हम खुद भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे? आप देखिए यहाँ पर रिडक्शन इन टाइम टू कंप्लीट बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन में कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में टाइम कम लगता है, देखिए सर ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पढ़ा हुआ है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स में कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में चूंकि ये रियल टाइम अलाउ कस्टमर रिस्पॉन्ड क्विकली, दिस मेड पॉसिबल टू क्रैक नंबर ऑफ डील्स, नंबर ऑफ डील्स को एक साथ क्रैक करता है। सर एफिशिएंसी तो कम होगा ही होगा, एफिशिएंसी तो ज़्यादा होगा ही होगा, एफिशिएंसी तो इम्प्रूव होगा ही होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम रिसोर्स को यूज कर रहे हो, मैक्सिमम कैपेसिटी में यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है रिडक्शन इन एरर्स। अब देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पर अब आपको विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं है। याद करो अभी आपने आज की क्लास में ही पढ़ा कि कैसे क्लेरिकल मिस्टेक्स ट्रेडिशनल में ज़्यादा होता था, यहाँ क्लेरिकल मिस्टेक्स को कम किया गया। तो क्लेरिकल मिस्टेक्स कैसे कम हुआ? तो यहाँ पर डेटा का री एंट्री की प्रोविजन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेटा जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेटा सेंड होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिडक्शन इन टाइम एरर टाइम फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय एलिमिनेटिंग रिक्वायरमेंट फॉर री एंटरिंग डेटा। री एंटरिंग डेटा की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होता है, जबकि पहले में री एंटरिंग डेटा का रिक्वायरमेंट होता था। इसके बाद है रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज। दोस्तों देखो ऑलरेडी आपने JIT पढ़ा हुआ है,
ऑलरेडी जेआईटी पढ़ा हुआ है, तो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया कि टाइम कम लगता है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में, डिलीवरी से लेके पेमेंट तक, राइट। बिजनेस के लिए है ये, ध्यान देना, बिजनेस के लिए। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपको क्या बताया गया कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए अभी अभी हमने यहाँ बताया कि इसमें एरर कम हो जाते हैं, एरर कम होने के कारण एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होता है। और तीसरे नंबर पे हुआ कि इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो जाता है, इससे क्या होता है, हमारे कॉस्ट कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी देखो यहाँ पर है, रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्रीज। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा कि आपके पास डिमांड होगा और इन्वेंट्री नहीं होगा आपके पास, नहीं, क्योंकि ये रियल टाइम बेसिस पे लिंक करके रखता है डिमांड को और सप्लाई को, राइट। लिंक थ्रू जस्ट इन टाइम इन्वेंट्रीज। देखो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड, इसको आप जेआईटी से इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर देते हैं, इससे सॉरी इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों। तो ये आपका दैट इज हो गया जिसमें हम लोग कहेंगे कि एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होगा। एक बार फिर से अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे अगर बेनिफिट को, क्योंकि ध्यान देना हमें हेडिंग को मेमोराइज भी करना पड़ेगा, हेडिंग को हमें याद भी करना पड़ेगा। हेडिंग को याद करने के लिए जैसे सबसे पहला आपको हेडिंग क्या होगा, कस्टमर बेस इंक्रीज होता है। फिर आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन इंस्टेंट बेसिस पे प्रोसेस होता है। फिर आप ये कह सकते हैं रेकरिंग पेमेंट आसान हो जाता है। फिर आप ये कह सकते हैं कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट का रिडक्शन होगा। फिर आप ये कह सकते हैं डायनामिक मार्केट अवेलेबल हो जाता है। फिर आप कहेंगे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है। अब देखो कहता है क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, नया मार्केट क्रिएट करना आसान होगा। सर ये तो होगा ही होगा। दिस इज डन थ्रू एबिलिटी टू रीच पोटेंशियल कस्टमर इजिली एंड विद लो कॉस्ट। अब आप बताइए कस्टमर्स तक जाने में क्या हमें कोई फिजिकल शॉप ओपन करना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं ओपन करना पड़ेगा। क्या हमें फिजिकल लेबर की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, नहीं पड़ेगी। तो हम तो कैसे होगा, बस एक वेबसाइट बनाएंगे सर और वेबसाइट बना के लॉन्च कर देंगे, हमारा मार्केट शुरू हो गया सर। तो देखो आपको नया मार्केट क्रिएट करना कितना आसान हो गया सर आपके लिए, राइट। उतना ही नहीं, ईजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट। दोस्तों एक ही पॉइंट है, नया नया पॉइंट बना के लिखने का शौक है इनको। देखो कहता है ज्योग्राफिकली रिमोट मार्केट में इंटरप्राइज रिगार्डलेस ऑफ ऑल साइज एंड लोकेशंस। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप डब्ल्यू के मार्केट में आते हैं, डब्ल्यू मतलब वेबसाइट के मार्केट में आते हैं, अगर हम वेबसाइट की बात करें और अगर हम ऐप की बात करें, मोबाइल ऐप की बात करें, इसमें क्या बड़ी कंपनी क्या छोटी कंपनी, सब एक जैसा। जब हम ऐप की बात करें दोस्तों, जब हम वेबसाइट की बात करें, तो क्या बड़ी कंपनी और क्या छोटी कंपनी, सब एक जैसा हो जाता है। मतलब आप जबकि जैसे अब देखो शॉप की बात करें, आप अगर किसी रूरल एरिया में जाओगे तो शॉप सस्ता मिलेगा, कम रेंट देना पड़ेगा, कई जगह पर 2000 रेंट, कई जगह पर 500 1000 भी रेंट होते हैं। लेकिन आप कनॉट प्लेस की बात करोगे दिल्ली में, तो वहाँ पर 2 लाख भी रेंट कम पड़ जाएंगे, आपको 4 लाख रेंट भी कम पड़ जाएंगे। मतलब किसी किसी एरिया में फिजिकल शॉप ओपन करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, वो हर्डल बन जाएगा, इतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा आपके लिए, आप उस एरिया में एंट्री नहीं ले पाओगे। मतलब वो मार्केट आपके लिए क्लोज हो गया, वो मार्केट प्लेस आपके लिए क्लोज हो गया। याद करो हमने आपको बताया था मार्केट प्लेस लोकेशन में, और ई कॉमर्स में बताया था मार्केट स्पेस। यही फर्क है, मार्केट प्लेस जो होता है वो ओपन नहीं क्लोज होता है, और मार्केट स्पेस जो होता है ये ओपन होता है, ये हर किसी के लिए ओपन होता है, कोई भी जा सकता है उसमें दोस्तों। अब आइए यहाँ कहता है लो बैरियर्स टू एंट्री। जब मार्केट ही ओपन है, अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि जब आप डब्ल्यू में जाते हैं, जब आप वेबसाइट और ऐप में जाते हैं, तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी सब के लिए इक्वल फुटेज मिलता है। देखो यही बात ये कह रहे हैं यहाँ पर। होम पेज, होम पेज का मतलब होता है दोस्तों, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहला जो पेज खुलता है उसे कहते हैं होम पेज। जब हम कोई मोबाइल ऐप खोलते हैं तो उसका जो फ्रंट फेस होता है उसे हम कहते हैं होम पेज। तो इसी होम पेज है। होम पेज गिव्स इक्वल फुटिंग टू ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज इंटरनेशनल फर्म, चाहे बड़ी कंपनी हो, राइट। या आप ये भी देखो, जैसे शॉपिंग मॉल की हमने बात किया था, याद करो
हमने क्या कहा था आपके दैट इज याहू का शॉपिंग मॉल। अब याहू के शॉपिंग मॉल को आप कह लो इंटरनेशनल फॉर्म, और उस पे जितने भी कंपनीज का लिस्टिंग होगा सबके लिए इक्वल फुटेज होगा। आप वहां पर अगर अमेजॉन लिस्ट कराते हैं और वहीं जाके आप भी अपना लिस्टिंग करा ले तो आप फ्लिपकार्ट हो, तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वहां पर सिंपल एक जैसा हो गया, क्योंकि सबकी लिस्टिंग एक ही जगह तो है। एक मॉल में जितने भी दुकान होते हैं दोस्तों, सबको इक्वल फुटेज ही तो मिलता है, इक्वल फुटेज मिला सभी को। तो देखो गो डैडी में सारे लिस्टिंग है, गो डैडी के अंदर सारे लिस्टिंग है, तो सबको इक्वल फुटेज तो मिला, इक्वल फुटेज तो मिला। तो यही है लो बैरियर्स टू एंट्री। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट क्लोज नहीं है तो लो बैरियर्स तो ही होगा। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी बेटर हो जाता है। अब याद करो, अभी अभी आज ही बताया आपको मैंने, जब आपका मार्केट डायनामिक हो जाएगा, डायनामिक मार्केट में बेटे चेंज बहुत तेजी से आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगे, ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स होंगे, तो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बढ़ते जाएंगे, डे बाय डे इंक्रीज होगा स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, और उसके कारण हर कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस करनी होती है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस नहीं करेगा वो इस मार्केट में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राइट। एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज, देखिए यहां कहता है फास्टर टाइम टू मार्केट एज बिजनेस प्रोसेसेस आर लिंक्ड, बिजनेस प्रोसेस आपस में लिंक्ड होता है, इनेबलिंग सीमलेस प्रोसेसिंग एंड एलिमिनेटिंग टाइम डिलेज। देखो सीमलेस का मतलब होता है दोस्तों कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कॉन्टिन्यूअस होता है, इसे हम लोग सीमलेस प्रोसेसिंग कहते हैं, बगैर रुकावट का। जैसे मैनुअल में अगर देखा जाए तो कई बार मैनुअल में रुकावट होता है, इंसान की तबीयत खराब हो गई, दुकान बंद मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई रुकावट नहीं होती है। लॉकडाउन लग गया, बंद मिलेगा, यहाँ ऐसी कोई रुकावट नहीं होता है। यहाँ पर क्योंकि ये ऑनलाइन है, यहाँ तो सिस्टम काम करते हैं, सॉफ्टवेयर काम करते हैं, हार्डवेयर काम करते हैं, इंसान तो एक मिनिमम लेवल पे काम करता है जहां डिलीवरी की बात आती है, बाकी जगह तो इंसान होते ही नहीं होते दोस्तों। तो जितने भी कंपनी जहां पर ह्यूमन काम कर रहे थे, सारी कंपनी अगर आप देखोगे तो इस लॉकडाउन के समय में सबको नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको इंसान ही नहीं मिला काम करने के लिए, राइट। लेकिन जो भी ऑनलाइन वाले हैं उनके साथ ये दिक्कत नहीं रहा। तो दोस्तों ये आपके बेनिफिट्स हो गए, दैट इज ई कॉमर्स के। देखो ई कॉमर्स के बेनिफिट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के बाद जो है, इनमें 3 पॉइंट आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, अगर वहां तक आपको याद हो गया हो तो बाकी के 3 पॉइंट तो बहुत सिंपल है, राइट। जैसे नया मार्केट क्रिएट करना, नए मार्केट में जाना और एंट्री बैरियर लो होना। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, नया मार्केट क्रिएट करना आसान है, नए मार्केट में जाना आसान है, और एंट्री बैरियर लो होता है। इसके बाद एक पॉइंट है जो डायनामिक मार्केट से रिलेटेड है, जहां पर गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, तो यहां पर हम कहते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये आपका डायनामिक मार्केट से लिंक है। और लास्ट जो पॉइंट है आपका एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज, ये आप इंस्टेंट ट्रांजैक्शन से इसको ले सकते हैं कि ट्रांजैक्शन तुरंत होता है, क्योंकि वहां पर आप रियल टाइम बेसिस पे एक दूसरे से और नंबर ऑफ डील, ज़्यादा से ज़्यादा डील को आप क्रैक करते हो। यही चीज़ यहाँ पर है, कहता है फास्टर टाइम होता है मार्केट करने में, क्योंकि मार्केट आपस में लिंक्ड होता है, जिससे प्रोसेसिंग और टाइम डिलेज एलिमिनेट हो जाता है, राइट। ये आपका हुआ दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए ई कॉमर्स का बेनिफिट्स। देखो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एक बार इसके हेडिंग याद कराने का थोड़ा सा मैं तरीका आपको सिखा दूं। देखो सबसे पहला तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो एक तो आपको याद करना पड़ेगा इंक्रीज्ड कस्टमर बेस। अब इसके लिए जो पॉइंट है वो बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है कि कस्टमर्स की संख्या इंक्रीज हो रहा है, कस्टमर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बस ये याद रखना, इससे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, पहला पॉइंट। जब हम दूसरा पॉइंट में आते हैं, जैसे अगर हम कहें इंस्टेंट ट्रांजैक्शन,
इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस। तो इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस में हमें तीसरा पॉइंट भी साथ में लिख ही लेना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज। एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज। अब जैसे ये दो पॉइंट हो गया ना, तो इस दोनों पॉइंट को आप मिला के एक मतलब अपना परसेप्शन तैयार कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा चीज होगा जिससे हमारे को ये पॉइंट फटाक से याद आ जाएंगे, तुरंत याद आ जाएंगे। तो देखो, इस दोनों पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं आपका एक पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है। पता है क्या पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है? जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डील्स, seamless processing and real time basis पे कम्युनिकेशन। रियल टाइम बेसिस पे कम्युनिकेशन यही है जो टाइम डिलेज को भी एलिमिनेट करता है और ट्रांजैक्शन को इंस्टेंट बनाता है ट्रांजैक्शन को। तो देखो 3 पॉइंट हमारे कवर हो गए यहाँ पर। अब आइए, आपका अगला पॉइंट था डायनामिक मार्केट। चौथा पॉइंट है, अगर हम कहें यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, तो डायनामिक मार्केट। और मैंने डायनामिक मार्केट के साथ साथ आपको बताया था कि इसमें आपको एक पॉइंट और ऐड कर देने हैं, इसके साथ लिखने हैं डायनामिक मार्केट के साथ, और वो पॉइंट हमारा होगा डायनामिक मार्केट प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ये पॉइंट साथ में लिखना है, दोनों को एक साथ। तो देखो, इसमें क्या क्या चीज़ हमें याद रखने हैं? इसमें सर हमें ये याद रखने हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ प्लेयर्स मोर होगा, तो इसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, चेंजेस मोर होगा, ज़्यादा होंगे। इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो गोल्ड के लिए हॉलमार्क का स्टैंडर्ड्स होता है, ऐसे ही बेटे आईएसआई का स्टैंडर्ड्स होते हैं, एगमार्क का स्टैंडर्ड्स होता है। बगैर स्टैंडर्ड्स का कोई आपका सामान खरीदेगा ही नहीं, तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लागू हो जाते हैं, जिसके कारण आपका एक तो मार्केट डायनामिक होता है दोस्तों, और दूसरा आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट और क्वालिटी जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। आपको मैंने 5 पॉइंट बताए, 6 पॉइंट जो आपका होगा वो पॉइंट आप कहोगे कि कॉस्ट का रिडक्शन होता है, अब कॉस्ट रिडक्शन में आपको याद होगा ही होगा, 3 पॉइंट आपको 4 पॉइंट बताने पड़ेंगे कि कॉस्ट कैसे कैसे रिड्यूस होता है। तो आप एज अ बायर्स बताओगे कॉस्ट को कैसे कम होगा, आप एज अ सेलर्स बताओगे कॉस्ट को, सेलर मतलब सप्लायर, कि एज अ सप्लायर कॉस्ट कैसे कम होगा, ठीक है ना। बायर्स में आपको याद ही होगा, बताया गया था कि सप्लायर ज़्यादा होता है, मोर सप्लायर्स, ज़्यादा सप्लायर्स होगा तो सप्लायर्स में कंपटीशन हो जाएगा, तो आपको कम पैसे में सामान मिलेगा। एज अ सप्लायर्स है तो आपको ऑनलाइन बिड अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, आपको मिल जाता है, इससे आपको फ़ायदा हो जाता है, आपके कॉस्ट कम हो जाते हैं। फिर आप तीसरे नंबर पे ये लिख सकते हो इसमें कि आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। बायर्स में, एक तो बायर्स में आपका कॉस्ट कम हो गया, एक सप्लायर्स में आपका कॉस्ट कम हो गया, और आपके ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाते हैं, ओवरहेड कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इस 4 तरीके से आपके बिजनेस के कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं ई कॉमर्स में जाने पे। देखो 6 पॉइंट तक हम पहुंच गए। अब अगर हम 7वां पॉइंट देखें तो हमारा 7वां पॉइंट होगा 7th पॉइंट, और ये होगा एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है,
पर एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी पॉइंट लिख रहा हूं ना, पहले मेरे माइंड में उसके बॉडी आ जाते हैं। दोस्तों एक तरीका गलत होता है कि पहले आदमी हेडिंग याद करता है, फिर उसके बाद सोचता है उसके बॉडी को ढूंढने का। ये गलत तरीका है। पहले आप हेडिंग नहीं, पहले आप उसके बॉडी निकालो, बॉडी से हेडिंग बना लो, बॉडी से हेडिंग बना लो। ये अच्छा तरीका है उसको समझने का, राइट, और उसको रिटेन करने का। तो जैसे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, अब इसका पहले मुझे बॉडी ही ध्यान में आ गया था कि बॉडी में क्या क्या था। एक तो था कि इसमें JIT लगेगा, JIT लगेगा, याद होगा। एक तो था इसमें एरर कम हो जाएगा, एरर रिड्यूस हो जाएगा। एक था इसमें टाइम रिड्यूस हो जाएगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे आपका एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो जाता है। अब इसके पास 3 पॉइंट एक साथ धराधर, राइट। आप ईजियर एंट्री इनटू मार्केट, फिर होगा क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, नया मार्केट क्रिएट करना। फिर होगा लो एंट्री बैरियर, एंट्री बैरियर लो होगा, एंट्री बैरियर लो होगा। तो ये आपके हो गए 7 पॉइंट हुआ था, 8, 9, 10। इस तरीके से दोस्तों हमें इसको अगर हम याद करें तो हमारे को याद रहेगा। थोड़ा सा लंबा था इसलिए याद रहेगा। अच्छा, मुझे पक्का विश्वास है कि यूजर वाला पॉइंट आप नहीं भूले होंगे, क्योंकि उसका तो हमने बना दिया था CCE वैट। तो ये बनाने से थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको। अच्छा, हर जगह ये बनाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर आदमी इसी में उलझ जाएगा। कभी कभी किसी किसी जगह पर आप बना सकते हैं। जैसे C का मतलब कन्वीनियंस हो गया, अनदर C का मतलब कूपन्स एंड डील हो गया, इजी टू फाइंड रिव्यूज हो गया, वेरियस ऑप्शन हो गया, एनी टाइम एक्सेस हो गया, एंड आपका ये टाइम कम लगता है, टाइम कम लगता है, राइट। ये आपका हो गया, दैट इज यूजर्स के लिए। अब अगर हम गवर्नमेंट के लिए बात करें तो देखो, गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर 2 फायदे बताए गए हैं कि गवर्नमेंट को एक तो करप्शन से फाइट करने में मदद मिलता है, करप्शन से फाइट करने में मदद मिलता है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर किसी को कहा जाए कि मैं तुम्हें ब्राइब देता हूं और ब्राइब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड में देता हूं, क्या कोई लेगा ब्राइब? कोई सर ब्राइब नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेटा को छिपाना बहुत मुश्किल होता है सर, सिस्टम से डेटा को छिपाना बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं छिपा सकते। लेकिन जो मैनुअल मोड होता है उसमें आप बहुत कुछ छिपा सकते हैं। आपके दुकान में सामान बिका 500 और आपने बताया सामान बिका 5, कौन देखने गया था सर? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड में सर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, आप फंस सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप झूठ नहीं बोल सकते। तो गवर्नमेंट को करप्शन से फाइट करने का एकमात्र तरीका दिखता है और वो है दैट इज व्हाट, ई कॉमर्स। अब आइए सेकंड नंबर पे जो गवर्नमेंट को फायदा मिला, ये इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल जो था, डैमेजिंग मटेरियल ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब आइए कैसे रिड्यूस हो गया दोस्तों? सबसे ज्यादा जो इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल है, देखो इसमें क्या क्या चीज आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो आपके पेट्रोल है, जो आपके डीजल है, जो पेपर है, ये इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल है। इसका आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप इकोलॉजी को डैमेज कर रहे हो, आप इकोलॉजी को डैमेज कर रहे हो। देखिए, पेपर का इस्तेमाल ज्यादा होगा, पेड़ कटेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा, मतलब आपने इकोलॉजी के बैलेंस को बिगाड़ दिया, राइट। सिमिलरली है, पेट्रोल का आप ज्यादा यूज करते हैं, डीजल का आप ज्यादा यूज करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज्यादा निकलेगा, इससे एनवायरनमेंट में अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग होगा, पॉल्यूशन बढ़ेंगे, आपने अगेन इकोलॉजी को डैमेज कर दिया, राइट। अब ये कम कैसे होता है ई कॉमर्स से? आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहला तो पेपर, पेपर पेड़ कटेगा उससे बनेगा पेपर। आप पेपर का इस्तेमाल कम करेंगे, मतलब आप पेड़ को सेव कर रहे हो। और आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मूव करता है, इसीलिए यहाँ पर पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होता, पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये दोस्तों हमारा फायदा है ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स में कि हम पेड़ को बचाते हैं। अब आइए दूसरा, आप दुकान सामान लेने जाते हैं, राइट। 10 आदमी मॉल जाते हैं,
10 पेट्रोल यूज करेंगे, राइट। अब उतना ही नहीं होता है, एक जगह से जैसे आप आइए, मैन्युफैक्चरर से सामान गुड्स आया होलसेलर के पास, होलसेलर्स के पास से डीलर के पास, डीलर से रिटेलर के पास, देखो कितना जगह फिजिकली गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जितना जगह मूवमेंट होगा डीजल का खपत उतना ज्यादा होगा सर, उतना ज्यादा होगा। अब आ जाओ ई कॉमर्स में, फ्लिपकार्ट ने कहा मैन्युफैक्चरर को अपने पास रखो सामान, मेरे पास ऑर्डर आएगा डायरेक्ट वहां डिलीवरी करवा देना, डायरेक्ट वहां डिलीवरी करा देना। देखो सर कितना गुड्स तो मूव किया ही नहीं, इंफॉर्मेशन मूव कर रहा है, इंफॉर्मेशन मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। सर अगर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली मूव करेगा तो इसका बेनिफिट्स तो होगा ही होगा, इकोलॉजी पे इसका बेनिफिट्स होगा, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये फायदा मिलता है। देखिए गवर्नमेंट के लिए दो बेनिफिट्स दिया गया। पहला बेनिफिट दिया गया इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन, करप्शन से फाइट करने में मदद मिलता है। दूसरा दिया गया दोस्तों रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल, इसमें रिड्यूस होता है। देयर हैज बीन रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल थ्रू, अब देखो यहां तक तो इन्होंने हेडिंग ही दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। जैसे अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, वेबिनार, वेबिनार पहले होता था सेमिनार, अब होता है वेबिनार। तो सेमिनार में कितनी ज्यादा पेपर्स का खपत होता है जानते हैं आप सर? जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं सबके हाथ में बुकलेट दिए जाते हैं कि सेमिनार का क्या एजेंडा है, एजेंडा की कॉपी सबको दी जाएगी, राइट। सब लोग डीजल खपत खर्च करके अपने अपने व्हीकल से एक जगह पर पहुंचेंगे। देखो एक छोटी सी एक्टिविटी बता रहा हूं आपको, सेमिनार, और यहां पर मैं बोलूंगा वेबिनार। अब वेबिनार में आप आते हैं, कोई कहीं मूव नहीं करता, कोई पेपर का मूवमेंट नहीं होता, एजेंडा जो भेजे जाते हैं मीटिंग का वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाते हैं सर। तो इलेक्ट्रॉनिकली एजेंडा भेजा गया, कहीं कोई गया नहीं। अब बताइए कितना फायदा हुआ हमारे सोसाइटी को, हमारी इस इकोलॉजी सिस्टम को। गुड्स फिजिकली मूव नहीं किया बल्कि इंफॉर्मेशन मूव किया, तो ये रिडक्शन इन इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल होता है। दोस्तों जहां इतने फायदे हैं ई कॉमर्स के, वहां ई कॉमर्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अब आइए इसके डिसएडवांटेज के लिए आप कहेंगे कि सर इसको विजुलाइज कराना, सर मुझे लगता है इसकी विजुलाइजेशन की उतनी खास जरूरत नहीं है, नहीं है। ये टॉपिक हम डायरेक्ट, क्योंकि बेनिफिट्स हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है और ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे पहला है इंटरनेट कनेक्शन, क्या हर जगह अवेलेबल है सर? क्या रिक्शे वाला के पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है? क्या बताइए बियॉन्ड 70 ईयर्स एज ऑफ पीपल आर दे कॉन्फिडेंट टू यूज इन इंटरनेट कनेक्शन टू परचेज गुड्स ऑनलाइन? आंसर इज नो। आर विलेजर्स कंफर्टेबल टू यूज इंटरनेट? आंसर इज नो। आर इंटरनेट ऑप्शन अवेलेबल देयर एट अ गुड स्पीड? आंसर इज नो। तो देखिए ये सबसे पहला लिमिटेशन हुआ सर कि इंटरनेट जो है इसकी कनेक्टिविटी प्री रिक्विजिट है ऑनलाइन के लिए, मतलब जरूरी है, इसके बगैर हो नहीं सकता ऑनलाइन, और ये मे नॉट बी अवेलेबल इन रूरल और रिमोट एरियाज। सर ये रिमोट एरियाज में अवेलेबल नहीं होता। उतना ही नहीं, मैनी पीपल मे नॉट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यू टू विच दे मे नॉट बी एबल टू डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। देखो ये हो गया पहला, इसलिए मैंने कहा था इसके लिए सर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें जाना, उसके डिटेल में जाना, मतलब विजुअलाइजेशन में। अब आइए क्या था, हाई स्टार्टअप कॉस्ट। ई कॉमर्स के स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कई लोग ऐसे होते हैं जो ई कॉमर्स में जाने का नहीं सोचता है, ई कॉमर्स में जाने का नहीं सोचता है। पर दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, अब जैसे आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था ईजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, मार्केट ओपन है। सर वो सब हमने इसलिए बताया था ना क्योंकि इंटरनेट में जाना आसान है, इंटरनेट एक ओपन मार्केट है, ये क्लोज मार्केट नहीं है, तो ओपन के हिसाब से बोला था। लेकिन अगर कॉस्ट के हिसाब से बोलेंगे तो कॉस्ट के हिसाब से आपको इसमें आने में इनिशियली कॉस्ट ज्यादा लगेगा। जैसे सबसे पहला तो आपको हाई बैंडविड्थ का कनेक्शन लेना पड़ेगा सर। याद करिए अभी अभी हमने आपको बोला था
जिसमें साइज में हमने बोला था कि अगर आपके पास बैंडविड्थ कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं होता, अगर आपके पास प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा नहीं होता कंप्यूटर का, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होता आपके पास, तो दोस्तों आपका जो सिस्टम होगा वो बार बार हैंग करेगा। जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ेंगे तो सिस्टम हैंग करेगा। दोस्तों वही तो है। देखिए ये हो गया हमारा बैंडविड्थ, दिस इज द बैंडविड्थ। अब आप लोगों को याद होगा कि आप अपने घर में जितना एमबीपीएस ज़्यादा रिक्वायरमेंट बोलते हैं किसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, सर उतना वो ज़्यादा आपसे चार्ज कर देता है। आप उसको ज़्यादा बोलो बैंडविड्थ तो ज़्यादा चार्ज करेगा, कम बैंडविड्थ लो तो कम चार्ज करेगा। तो कंपनी के पास तो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि कंपनी तो सोचते हैं हमारे पास 4 करोड़ कस्टमर एक बार में आएगा, तो 4 करोड़ के हिसाब से वो सिस्टम तैयार करता है सर। तो बैंडविड्थ ज़्यादा होने से उनके पास डायरेक्ट लिंक इंटरनेट का होता है, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाते हैं उनके। सेकंड, वो हमारे आपकी तरह 2000-4000 वाला प्लान नहीं लेते सर, उनके पास करोड़ वाले प्लान होते हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पर एनम का प्लान होता है, जिसमें उनकी स्पीड बहुत बहुत अच्छी स्पीड होती है, बहुत अच्छी बैंडविड्थ होती है उनकी। अच्छा भाई, ये प्रोसेसिंग पावर, तो आपको जो कंप्यूटर लेना पड़ेगा वो सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर लेना पड़ेगा। याद करो मैंने आपको कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर दिखाया था सर, इसलिए मैंने कहा यहाँ विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखाया था सर। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप वो कंप्यूटर नहीं लेते हैं तो आपका बात भी नहीं बनेगा, सर्वर बार बार आपका हैंग करेगा, इसलिए आपको खरीदना ही पड़ेगा। अब आइए सेटअप कॉस्ट में कहता है एम्प्लॉय वर्क आवर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द सिस्टम। इस सिस्टम को सेट करने में जो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगा वो आईटी इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा। आईआईटी के जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं वो 4 करोड़ 5 करोड़ पर एनम चार्ज कर देते हैं दोस्तों। तो ये जो आपके अमेजॉन वगैरह हैं, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इंजीनियर्स लगा हुआ है, सेटअप में इंजीनियर्स लगा हुआ। सेटअप ही नहीं, अब उसके मेंटेनेंस में भी आपको चाहिए एम्प्लॉयज, और क्योंकि आईटी में चेंज बराबर आते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी की आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। अगर आप ट्रेनिंग नहीं देते हो एम्प्लॉयज को तो नया टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, नया टेक्नोलॉजी आप यूज नहीं कर, सेटअप नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते। तो इससे आपका अल्टीमेटली दोस्तों कॉस्ट इंक्रीज हो गया, सेटअप कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट बढ़ गया। तो देखो 4 चीज से स्टार्टिंग कॉस्ट बढ़ गया। एक तो कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन बहुत महंगा होगा, दूसरा आपका हार्डवेयर का कॉस्ट ज्यादा होगा, तीसरा आपका सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगा, और चौथा आपका दोस्तों मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा। अब आइए तीसरे नंबर का डिसएडवांटेज है जिसको हम कहते हैं लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज दोस्तों आपको इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, बड़े डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वही है कि डिटेल में बताने पे समय भी ज़्यादा लगेगा और उतनी आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है। लेकिन हाँ, कम में भी आपको हम पूरा समझा देते हैं। देखिए, ई कॉमर्स एक ग्लोबल इशूज है। हम कहते हैं मार्केट ओपन है, पूरे इंडिया के लिए एक है, लेकिन पता है जब ई कॉमर्स में लॉ की बात आती है तो यूपी गवर्नमेंट कुछ और लॉ लगा देते हैं, एमपी के गवर्नमेंट कुछ और लॉ लगा देते हैं, राइट। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ और लॉ होता है। अब बताइए कितनी कन्फ्यूजन है लॉ में, यहाँ तो लॉ में ही कन्फ्यूजन है। तो अगर लॉ में कन्फ्यूजन है इतना, तो दोस्तों लीगल इश्यूज तो आएगा ही आएगा। तो इसमें एक लीगल इशू जो होता है ये भी इसका एक डिसएडवांटेज का काम करता है। डिसएडवांटेज का पहली बात तो लीगल इश्यूज 99% केस में अनक्लियर होता है, वो क्लियर ही नहीं होता। कितने लोगों को दोस्तों, देखो आपको ही, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, आपके टीचर आपको जो लॉ पढ़ाए होंगे ना, वो नॉर्मल वाले लॉ तो पढ़ा दिए होंगे, लेकिन जैसे आईटी वाला लॉ आएगा ना तो आपके टीचर उसे साइडलाइन कर देंगे। आप नोटिस करना, लॉ वाले टीचर जैसे आईटी वाला कोई लॉ आएगा ना तो उसको साइडलाइन कर देंगे। मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है आज के डेट में, वही लॉ लोग साइडलाइन कर देता है। इवन आप देखो ना, आईटी पढ़ने में लोग साइडलाइन कर रहे हैं बच्चे, राइट। अब देखिए यहां लिखा हुआ है लीगल इश्यूज सिग्निफिकेंटली इम्पेडिमेंट टू द कंडक्टिंग बिजनेस ऑन द इंटरनेट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रिड्यूस करना किसी स्पीड को।
it is almost uncertain to ascertain the legal issues that will start to pop up the business on the internet progress. Legal issues may also arise if customer sensitive data fall into the hand of strangers. जैसे मान लो strangers के हाथ में, अगर strangers हो गया दोस्तों, जैसे hackers के हाथ में अगर डेटा पड़ गया तो वहां भी लीगल इश्यूज आ जाते हैं। कस्टमर्स का डेटा, मान लो आपने कस्टमर्स का डेटा लिया और वो डेटा चला गया हैकर्स के हाथ में, तो आप जेल भी जा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। लीगल एनवायरनमेंट इन ई कॉमर्स कंडक्टेड इज फुल ऑफ अनक्लियर एंड कन्फ्लिक्टिंग लॉज। देखो आ गया, फुल ऑफ अनक्लियर एंड कन्फ्लिक्टिंग लॉज। ये अनक्लियर होता है, इसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, सम बिजनेस प्रोसेसेस में नेवर लेंड देमसेल्व्स टू ई कॉमर्स। देखो क्या कहता है, सम बिजनेस प्रोसेसेस दे मे नेवर लेंड themselves to the e-commerce। मतलब आज भी बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो कभी ई कॉमर्स में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ई कॉमर्स में। जैसे याद होगा आपको बताया गया था इंक्रीज कस्टमर बेस, तो मैंने क्या कहा, ये भी प्रोडक्ट आ गया, ये भी प्रोडक्ट आ गया, ये भी सर्विस आ गया, ये भी सर्विस आ गया, ये भी आ गया, लेकिन आज भी बहुत ऐसे सर्विस प्रोडक्ट बचा हुआ है जो ई कॉमर्स में नहीं जा सकता। कैसे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पेरिसेबल फूड्स, हाई कॉस्ट आइटम्स जैसे ज्वेलरी, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था एंटीक्स, है ना, जैसे कुछ पुराने सामान हैं, कॉस्टली सामान है, वो आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, वो ई कॉमर्स में नहीं जा सकता। एंटीक्स का मतलब होता है दोस्तों, जैसे 5,000-5,000 साल पुरानी कोई सामान है, वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। बड़े कॉस्टली सामान होते हैं, उनकी बोली लगती है, बोली लगती है उनकी, राइट, कुछ कलेक्शंस वगैरह जो होते हैं। और पेरिसेबल आइटम और ज्वेलरी, ये कभी भी इंटरनेट पे नहीं जा सकते। देखो 3 डिसएडवांटेज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा कि इंटरनेट कनेक्शन तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो एक लिमिटेशन होगा। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कनेक्शन के कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, इसमें हार्डवेयर के कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, सेटअप के कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, मेंटेनेंस के कॉस्ट ज़्यादा होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं जो ई कॉमर्स में जा ही नहीं सकता, जैसे पेरिसेबल बिजनेस है, पेरिसेबल आइटम्स हैं, जैसे ज्वेलरी बहुत कॉस्टली आइटम्स है, एंटीक्स है, ये कभी इसमें जा ही नहीं सकता। अब आइए, कल्चरल इम्पेडिमेंट्स टू ई बिजनेस। कल्चरल इम्पेडिमेंट्स, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं ई कॉमर्स में कभी यूज नहीं करते। अब देखो जिनका मान लीजिए लोकल जो शॉपकीपर्स है उनके साथ बहुत पुरानी रिश्ता है, उनके मान लो रिलेटिव्स हैं, अब रिलेटिव्स हैं तो मजाल है कि वो ई कॉमर्स से सामान खरीदने अपने रिलेटिव से ना खरीदे, अरे उनके रिलेटिव उनको बायकॉट कर देगा, बायकॉट कर देगा। तो देखो ये भी एक यहाँ पर कल्चरल इम्पेडिमेंट जो है, ये भी एक यहाँ डिसएडवांटेज का काम करता है। सम कस्टमर्स आर स्टिल समहाउ फियरफुल ऑफ सेंडिंग देयर क्रेडिट कार्ड नंबर्स ओवर द इंटरनेट। देखिए बुरे लोग क्रेडिट कार्ड नंबर्स इंटरनेट पे देने में डरते हैं, कई लोग अपना डिटेल देने में डरते हैं इंटरनेट पे कि कहीं नहीं पता नहीं क्या हो जाए। और कई लोग तो मैंने आपको बताया कि जिनके रिलेटिव्स अगर अपना दुकान खोले हुए हैं, उनके दुकान से आप सामान लाते हो पिछले 30-40 साल से, तो अब आप वहां से सामान नहीं लाओगे, आपको बाइकआउट कर देंगे वो, राइट। देखिए बुरा भी मान जाते हैं, देखो हमारे यहाँ से सामान नहीं ले रहा, अरे भाई फायदा नहीं हो रहा आपके यहाँ से, जहां फायदा हो रहा है वहां से तो सामान लेगा ना आदमी, right? Moreover, many customers are simply resistant to change and are uncomfortable viewing merchandise on computer screen rather than in person। मैंने कहा था ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आज भी ट्रेडिशनल सेल में बिलीव करता है, वो मशीन को यूज नहीं करता। हमारी सोसाइटी में एक पर्सन है दोस्तों, बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर आदमी है, बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर्ड हैं, लेकिन वो ऑनलाइन से परचेज में कभी नहीं जाते, और हमें भी कहते हैं मत जाओ ऑनलाइन परचेज में, मोटिवेट करते रहते, क्यों जाते हो ऑनलाइन परचेज में, मत जाओ इसमें, राइट। लास्ट है दोस्तों सिक्योरिटी कंसर्न। देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे याद होगा आपको कहा था हमने फ्रॉड, कि ई कॉमर्स में फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। कितने फ्रॉड आपको बताए थे, याद होगा, फिशिंग बताया था, ऑनलाइन वाला बताया था आपको, आइडेंटिटी थेफ्ट वाला बताया था। यही आपका है दोस्तों सिक्योरिटी कंसर्न,
कि कस्टमर्स का डेटा आपके पास होता है और अगर उसके डेटा के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया तो दोस्तों आपको जेल जाना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए, आप आए थे बिजनेस करने और कस्टमर्स का डेटा चोरी हो गया, आपके यहाँ से क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, डेबिट कार्ड चोरी हो गया, नंबर आई मीन टू से नंबर, और उसके बैंक अकाउंट में से पैसे निकल गए, तो दोस्तों आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये डिसएडवांटेजेज हैं, ये डिसएडवांटेजेज हैं। One of the biggest disadvantage doing online business, question of security. Technical obstacle include issues related to security and reliability of network and internet are the major concern in the online transaction. There is always fear of safety and security to the personal information as spywares and malwares ये increase हो रहा है इंटरनेट पे, हैकिंग increase हो रहा है इंटरनेट पे, स्पाईवेयर आ चुके हैं, मालवेयर आ चुके हैं, जिससे अब स्पाईवेयर मालवेयर क्या, स्पाईवेयर नाम ही तो स्पाईवेयर, सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है ना। ये ऐसा है जो जासूसी करता है, आपकी जानकारी निकाल लेता है, आपकी इंटरेस्ट निकाल लेता है, राइट, और उसका ये मिसयूज भी करते हैं। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि कई बार ऑनलाइन से जो आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं जिन किसी प्रोडक्ट पे, जिन किसी वीडियो पे, जिन किसी फोटो पे, वो इंटरेस्ट को लेके और उसको पब्लिसाइज करके आपको थ्रेटनिंग भी दी जाती है कई बार कि आपका ये इंटरेस्ट हम बता दें, पब्लिक कर दें, और नहीं तो आप हमें इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो। मतलब इसके लिए बहुत बड़े रैकेट लगा हुआ है इस काम में दोस्तों। ये है आपका दैट इज ई कॉमर्स का डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस कह लो, डिसएडवांटेज कह लो। एक बार मैं डिसएडवांटेज को फिर से कंक्लूड करना चाहूँगा। पहला डिसएडवांटेज आपने पढ़ा कि इंटरनेट का कनेक्शन, मतलब रूरल एरिया में जहाँ इंटरनेट नहीं होता है वहाँ पर ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं हो सकता वहाँ पर। दूसरा सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा चाहिए, हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ का आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको बहुत लार्ज सोफिस्टिकेटेड स्केल का हार्डवेयर चाहिए जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगा, उसको सेटअप करने के लिए जो इंजीनियर्स होगा वो कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा सेटअप कराने में। और फिर जो मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा, ईयर टू ईयर जो मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इनिशियल इनिशियल कॉस्ट आपका ज़्यादा होगा। तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा था कि इसमें बहुत ऐसे प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक ही नहीं सकता, ऑनलाइन में जा ही नहीं सकता, ई कॉमर्स में जा ही नहीं सकता। जैसे पेरिसेबल गुड्स है, पेरिसेबल गुड्स ऑनलाइन में जा ही नहीं सकता। कॉस्टली गुड्स है, ऑनलाइन में जा ही नहीं सकता। पुराने कलेक्ट किया गया म्यूजियम्स वगैरह में कुछ सामान है वो ऑनलाइन में बिक ही नहीं सकता। फिर आपने पढ़ा इसमें लीगल इश्यूज। देखो लीगल में तो फुल ऑफ अनक्लियर है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है, राइट। लोगों को आज तक इनके इश्यूज क्लियर ही नहीं हुए, राइट। इसलिए यहाँ पर लीगल इश्यूज भी आपका आएगा। तो बहुत आदमी इस वजह से भी लीगल इश्यूज के कारण भी सिस्टम में नहीं जाना चाहता है, राइट। इसके बाद कल्चरल इम्पेडिमेंट आता है इसमें। अब कल्चरल इम्पेडिमेंट क्या है कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका पर्सनल डिटेल के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगा। बहुत सारे लोग आज भी पर्सनल जो सेल होता, फेस टू फेस जो सेल परचेज होता है उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि वो रिलेटिव से सामान खरीदते हैं, तो इस तरीके से उसमें नहीं जाना चाहते हैं इस सिस्टम में। लास्ट है सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न तो आपको अभी अभी बताया हमने कि इसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के डेटा के चोरी होने का, आपके पर्सनल डेटा के चोरी होने का रिस्क रहता है, राइट। फ्रेंड्स देखो आज की क्लास में हम लोगों ने दो टॉपिक किया। एक तो बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, आप यूजर्स के लिए अलग बेनिफिट पर होगे, आप ई कॉमर्स बिजनेस और सेलर्स के लिए अलग पर होगे और गवर्नमेंट के लिए आप अलग पर होगे। गवर्नमेंट के लिए दो बेनिफिट्स है कि गवर्नमेंट को करप्शन से फाइट करने में आसान हो जाता है, इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल को
रिड्यूस करने में मदद मिल जाता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिला हमें ई कॉमर्स का, कि बिजनेस के कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं, टाइम डिले एलिमिनेट हो जाता है, एंट्री इनटू मार्केट आसान हो जाता है, नया मार्केट क्रिएट करना आसान हो जाता है, एंट्री बैरियर लो हो जाते हैं, रेकरिंग पेमेंट आसान हो जाता है, रेकरिंग पेमेंट मेड इजी, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाता है। तो ये बिजनेस के लिए बेनिफिट्स था। कस्टमर्स के लिए अगर देखा जाए बेनिफिट्स में, तो वही आपका CCE वैट था, जिसमें कन्वीनियंस है, फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं, जिसमें आपका कूपन एंड डील्स है, आपको रिवार्ड पॉइंट्स डिस्काउंट के कूपन्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद इजी टू फाइंड रिव्यूज़, आप जो कस्टमर ऑलरेडी यूज किए हैं उससे आप रिव्यूज़ पता कर लेते हैं। वेरियस ऑप्शंस, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड के ऑप्शन, बहुत सारे सेलर पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एनी टाइम एक्सेस है, कभी भी कहीं से भी आप सामान खरीद सकते हैं। और लास्ट वहाँ पर था कि आपका टाइम सेव हो जाता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आप अपने घर से बैठ के, चाहे आप मोबाइल रिचार्ज करना हो वो कर सकते हैं, आपको कोई पेमेंट करना हो वो कर सकते हैं, आप घर से बैठ के कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक आप परचेज करना होगा, ऑनलाइन बुक को आप रीड करना होगा, ये सब काम आप कर सकते हैं। यही आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगला क्लास हमारा बहुत अच्छा टॉपिक पे है, और वो क्लास तो आप सभी लोगों को निश्चित रूप से देखना चाहिए, जिसमें हम ये सिखाएंगे कि अगर आप लोगों को खुद अब अगर इंटरेस्ट आया हो और आप ये बिजनेस करना चाहते हो फ्यूचर में, या अभी एट प्रेजेंट पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि हम भी कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, तो दोस्तों क्या क्या मॉडल हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस का, कितने मॉडल्स हैं, ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। राइट, तो अगली क्लास एग्जामिनेशन के लिए तो दूर की बात, मैं बता रहा हूं आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्लीज अगली क्लास तो आपको देखना ही देखना है, साथ में खुद भी देखना है, और अगर आपके घर में कोई बिजनेस करने वाले हो लोग हों, आप अगर उनको भी बिठाना चाहते हो तो साथ में उन्हें भी बिठा लीजिए, उन्हें भी बहुत जानकारी मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल को डील करेंगे कि कितने टाइप के बिजनेस मॉडल होते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ कहाँ पर अभी ऑलरेडी चल रहा है वो बिजनेस, ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आपने हमारे साथ 2 घंटा हमारे साथ रहा। धन्यवाद आपको। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।